AKTU के एग्जाम्स के लिए अभी भी YouTube के रैंडम वीडियोस देख रहे हो? मुझे भी वही प्रॉब्लम थी। फिर मैंने डाउनलोड किया यूनिक सीरीज ऐप जो AKTU के सिलेबस के हिसाब से बना है। अब हर सब्जेक्ट एकदम इजी लगता है। यहाँ मिलते हैं जो वीडियो लेक्चर्स, नोट्स और प्रीवियस ईयर पेपर्स, सब AKTU सिलेबस के अकॉर्डिंग। बेस्ट पार्ट, पहली परचेज पे 20% ऑफ भी है। बस कोड यूज करो SAVE20। डाउनलोड करो अभी यूनिक सीरीज ऐप, स्मार्ट स्टूडेंट्स की चॉइस। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूनिक सीरीज प्लेटफॉर्म पर। साथ ही मैं पूर्ण प्रकाश और हम लोग बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग की। और हमने कितने आसानी से यूनिट 1 को हमने फिनिश किया, जहां पर बहुत सारी बेसिक चीज़ों के बारे में बात किया। रोड को लेकर के, रोड को फैक्टर को लेकर के, हाईवे अलाइनमेंट को लेकर के, और जो अदर पैरामीटर्स थे, जो और अदर टॉपिक थे, उसको हमने डिस्कस किया था। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा और टेक्निकल टर्म में जा रहे हैं और टेक्निकल डिटेल्स की ओर जा रहे हैं, जहां पे हमारा यूनिट 2 स्टार्ट होता है। आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं जियोमेट्रिक डिजाइन स्टैंडर्ड। अब यहाँ पे आपके डिजाइन पैरामीटर्स होंगे यूनिट 2 में, और यूनिट 3 में भी आपके डिजाइन पैरामीटर्स होंगे। तो उन सभी को हम देखेंगे एज पर हमारा जो IRC कोड है उसके साथ साथ, ठीक है। और जो भी दोस्त अभी हमारे इस लेक्चर को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, यदि आपने चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा और हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, ताकि वहाँ पे आपको इस वीडियो का सारा डिटेल्स मिल जाए। क्योंकि साथियों, ये जो वीडियोज हैं सिर्फ आपके सिलेबस के अनुसार बनाए गए, ताकि आपको ज़्यादा भटकना न पड़े। आप इररिलेवेंट कंटेंट पढ़कर एग्जाम में जाएंगे और आपके सही से क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, या फिर जो लिख के आएंगे वो इररिलेवेंट ही लिख के आएंगे। इसलिए साथियों, आप रिलेवेंट चीज़ें पढ़ के जाइए, वो पढ़ के जाइए जो आपके एग्जाम में आते हैं और आपके एग्जाम के जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग है, और आप वो लिख के आओगे तो आपको आपके अनुरूप आपके मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे उसी के हिसाब से मैं यहाँ पे जो आपका लेटेस्ट सिलेबस है BCE 602 का, उसका मैं यहाँ पे सिलेबस लेके चल रहा हूँ। पहले मैं सिलेबस भी डिस्कस करता हूँ, उसके बाद मैं चलता हूँ, ठीक है। तो जो आपका सिलेबस है अभी फिलहाल में, वो ये आपका लेटेस्ट सिलेबस जो आया है वो यूनिट 2 में आपका दिया गया है, जियोमेट्रिक डिजाइन ऑफ हाईवेज का, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा पहला टॉपिक क्या लिखा है, जियोमेट्रिक डिजाइन स्टैंडर्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पे कोड दिया गया है IRC 73 लेटेस्ट रिवीजन, ठीक है। तो आप देखिएगा अभी जो रिसेंट में IRC का जो लेटेस्ट रिवीजन चल रहा है वो चल रहा है आपका 73 2023 फर्स्ट रिवीजन, ठीक है। यही अभी फॉलो चल रहा है फर्स्ट रिवीजन में, ठीक है। तो अभी मैं कोड भी दिखाऊंगा, और ये जो पूरा आपका सिलेबस है, ये सेकेंड यूनिट का जो आपका सिलेबस है, यहां से यहां तक पूरा इसी कोड के हिसाब से ही है, ठीक है। यहां पे इन्होंने दे दिया कि पहला जो भी आप पढ़ाओगे ज्योमेट्रिक डिजाइन स्टैंडर्ड, क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट, कैम्बर, सुपरइलिवेशन, जो भी होगा वो इसी कोड के अनुसार ही होना चाहिए, ठीक है। चलिए, यहाँ पे क्या पढ़ना है आपको, ज्योमेट्रिक डिजाइन स्टैंडर्ड हो गया, क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट हो गया, कैम्बर, सुपर एलिवेशन, एक्स्ट्रा वाइडनिंग, डिजाइन ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कर्व्स, ये सब हम पढ़ेंगे, ठीक है। कुल मिला के आपको यहाँ पे जो IRC का 73 है वो आपको यहाँ पे पढ़ना है। और लास्ट में हम चलेंगे थोड़ा सा AutoCAD के बारे में पढ़ेंगे, एप्लीकेशन ऑफ AutoCAD सिविल 3D फॉर द हाईवे डिजाइन। तो जब आपका AutoCAD 3D पढ़ते हो तो उसमें आपको हाईवे में इसका कैसे यूज कर पाओगे AutoCAD 3D का, वो भी हम यहाँ पे समझेंगे, ठीक है। क्योंकि साथियों, मैं यहाँ कुछ छोड़ने वाला नहीं हूँ। आप ये मत सोचिएगा कि ये हमारा सॉफ्टवेयर पार्ट है मैं इसको छोड़ दूंगा, नहीं। मुझे सॉफ्टवेयर से आते हैं, मैं डिजाइन भी किया हूँ, तो ये चीज आपको समझाऊंगा, ठीक है, एक्सप्लेन भी करूंगा। हालांकि डिजाइन करना नहीं बताऊंगा, क्योंकि आपके यहाँ डिजाइनिंग करना नहीं है, ठीक है, वो AutoCAD का पार्ट होता है। बट यहाँ पे एप्लीकेशंस है तो वो मैं जरूर यहाँ पे समझाऊंगा, ठीक है। कैसे वैल्यू निकाला जाता है, कैसे आपका आंसर निकाला जाता है, वो सारी चीजें मैं यहाँ पे आपको डिस्कस करूंगा, तो इसके लिए परेशान मत होइएगा। चलिए, अब मैं जैसे बात की पहले, यहाँ पे हमारा क्या बात हुई है, यहाँ पे इन्होंने बात किया कि IRC 73 लेटेस्ट रीजन, ठीक है, और इस सिलेबस के अनुसार। तो हम यहाँ पे चलिए हम बता देते हैं आपको, एक मिनट, कैसे आपका 73 IRC कैसे यहाँ पे डिफाइन होता है। तो आप यहाँ पे देख पाइएगा, मैं यहाँ पे ओपन किया हूँ, ये आपका IRC 73 है, ठीक है। क्या है आपका IRC 73, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ज्योमेट्रिक डिजाइन स्टैंडर्ड्स नॉन अर्बन रोड्स फर्स्ट रिवीजन, ठीक है। तो जो आपका जो 73 है वो सिर्फ नॉन अर्बन रोड्स के लिए ही है। अभी मैं इसका भी दिखाऊंगा। अब इसका पहले चलोगे तो ये 2023 में पब्लिश हुआ है, ठीक है। और इसका जो पब्लिश कब हुआ, जुलाई 2023 में। किसके द्वारा पब्लिश किया गया, ये आपका जो IRC है, इंडियन रोड कांग्रेस, इसका आप जानते हो कब से मैं बात करते हुए आ रहा हूँ, ठीक है। जैका कमेटी के बाद IRC का जो गठन हुआ तब से मैं बात करते आ रहा हूँ, तो तभी से चल रहा है, ठीक है। जुलाई 2023 में फिर इसको डिफाइन किया गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये अथर्स नेम है, जो है सबको IRC है, जो पूरी एक कमेटी होती है, ठीक है। आप ये पूरा चलोगे, अब यहाँ पे इसका टेबल ऑफ कंटेंट देखोगे तो आप देख पाओगे जो आपका सिलेबस है पूरा यही है, ठीक है। अभी मैंने आपको देखा, देखो पहले तो जो आपका पहला सेक्शन है, ठीक है, IRC का पहला सेक्शन है, सेक्शन 1, वो आपके इसी का IRC के बैकग्राउंड, जनरल स्कोप और ओवरव्यू बारे में बताता है, ठीक है। जो उसका दूसरा है रोड के क्लासिफिकेशन के बारे में बताता है, जिसको मैंने आपको पहले ही बता चुका है, ठीक है। और तो थर्ड है एक कंट्रोल फैक्टर्स ऑफ डिजाइन, जियोमेट्रिक डिजाइन, ये है,
ठीक है, बोला गया ना वहां पे ज्योमेट्रिक डिजाइन स्टैंडर्ड्स, तो आपको यहां तक है। इसके बाद देखोगे तो क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट, जो आपके अगला टॉपिक दिया गया, क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट हो गया, साइड डिस्टेंस हो गया, साइड डिस्टेंस हो गया आपका, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट हो गया, वर्टिकल अलाइनमेंट हो गया, देखिए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अलाइनमेंट कोऑर्डिनेशन, ठीक है, लेटरल, ये सब आपका कंट्रोल ऑफ एक्सेस, ये पूरा आपका IRC 73 में दिया गया है। तो आज हम जो बात करेंगे वो मैं यहाँ से बात करूंगा इंट्रोडक्शन से लेकर के यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन अर्बन रोड्स, और यहाँ पे मैं बात करूंगा कंट्रोल फैक्टर्स ऑफ ज्योमेट्रिक डिजाइन। ये 3 सेक्शन की मैं बात करूंगा आज इस लेक्चर में। तो आप परेशान मत होइए, आप घबराइए नहीं। मैं इस कोड को ही थोड़ा सा सिंपली वे में मैं प्रेजेंटेशन में दिया हूं। टोटल मैं इसी कोड्स को लेकर चलूंगा। मैं चाहता तो मैं सोच रहा था कि आपको इसी को मैं पढ़ाता चलता हूँ, इसी को 1 बाय 1 पढ़ता जाता, बट मुझे लगा कि नहीं, ये अच्छा नहीं होगा, क्योंकि ये कोड की लैंग्वेज होगी, आपको समझ में नहीं आएगा, कहीं कहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। इसलिए मैं क्या किया, मैंने इसको अलग वे में अपने वे में प्रेजेंट करने की कोशिश किया हूं, जो मैं आपको समझाऊंगा। सब कुछ आपको इस IRC 73 2023 के अनुसार मैं बताऊंगा, ठीक है। फर्स्ट रिवीजन जो हमारा है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं जो हमारा टॉपिक से, फिर स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। यदि आप चाहो तो इसका इस ये जो IRC 73 है, मैं इसको इसी यूनिट में PDF नोट्स के साथ साथ इसको भी अटैच कर दूंगा। यदि आप चाहते हो पढ़ने के लिए तो आप इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये आपको कहीं भटकना ना पड़े, मैं इसको भी अपलोड कर दूंगा। चलिए पहले हम यहाँ पे देखेंगे जो IRC 73 का जो लेटेस्ट रिवीजन है, ठीक है। मैं इसको समझ लो फिर से, मैं कब कहा ये कौन सा रिवीजन है, आपका फर्स्ट रिवीजन है। फिर से मैं इसको लिख देता हूँ, लेटेस्ट रिवीजन इसलिए लिखा हूँ क्योंकि अभी तक जो अवेलेबल है वो यही अवेलेबल है, इसी के हिसाब से हम चल लेंगे, ठीक है। तो ये कब पब्लिश हुआ था, ये है हमारा फर्स्ट रिवीजन है, ठीक। कौन सा है आपका फर्स्ट रिवीजन है, ठीक है। और ये जो पब्लिश हुआ था ये हुआ था जुलाई 2023 में, ठीक है। तो ये हमारा पब्लिश हुआ है। अब यहाँ पे देखोगे तो मैं सभी चीज जो सेक्शन 10 सेक्शन थे, कौन सेक्शन क्या रिवाइज करता है, क्या बताता है, वो हम बात करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो पहला सेक्शन है 1 है, वो सिर्फ हमको क्या बताता है कि जो हमारा IRC का जो बैकग्राउंड क्या रहा है, ठीक है, इसका जनरल क्या रहा है, क्या इंट्रोडक्शन थोड़ा बताया था, इसका स्कोप क्या था IRC 73 का, वो बताता है, डिफाइन करता है। दूसरा हमारा सेक्शन जो है सेक्शन 2, ये एक्सप्लेन करता है कुल मिला के क्या, रोड क्लासिफिकेशन को लेकर के, उसकी एक्सेसिबिलिटी को लेकर के, मोबिलिटी के लेकर के, कौन सी रोड कितने एक्सेसिबल होती है, कितना आप दूर तक जा सकते हैं, मोबिलिटी क्या होती है। अगला हम बात करें यहाँ पे सेक्शन 3 की बात करते हैं। जो सेक्शन 3 बताता है वो ये बताता है कि जो आपके मेजर और माइनर फैक्टर्स हैं रोड को कंसीडर करने से पहले, ठीक है, जो आपके ज्योमेट्री साथियों, चाहे शेप की बात करो, चाहे विड्थ की बात करो, चाहे लेंथ की बात करो, उसको लेकर के जो हमारा रोड कि ज्योमेट्री को लेकर के जो मेजर या माइनर फैक्टर्स हैं जो डिपेंड करते हैं, वो आपको यहाँ पे मेंशन किए गए सेक्शन 3 में। फिर सेक्शन 4 में जाओगे तो बात करेगा यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट्स है रूरल रोड के, ठीक है। जैसे आपका हो गया राइट ऑफ वे कितनी चौड़ी होनी चाहिए, रोड वे कितना विड्थ होना चाहिए, शोल्डर्स कितना होना चाहिए, मीडियन कितना होना चाहिए, कैम्बर या ड्रेनेज सब कितनी होनी चाहिए, इसकी डिजाइन क्या होनी चाहिए, इसका विड्थ कितना होना चाहिए, कितनी लेंथ होनी चाहिए, अदर जो फैक्टर्स है वो सब हम बात करेंगे किसमें, सेक्शन 4 में हमारा ये बताता है। सेक्शन 5 हमारा क्या बताता है, कवर साइड डिस्टेंस एंड इंपॉर्टेंट डिजाइन फीचर्स फॉर डिफरेंट सिचुएशन लाइक कर्व्स एंड इंटरसेक्शन। साइड डिस्टेंस क्या होता है, हम अगर व्हीकल में बैठे हैं तो कितनी दूर तक देख पा रहे हैं, वो हमारी क्या होती है, साइड डिस्टेंस। तो साइड डिस्टेंस को लेकर के कर्व पर चाहे इंटरसेक्शन पर हमारा किस में बात होगी, वो हमारी बात होगी सेक्शन 5 में, IRC 73 के सेक्शन 5 में। सेक्शन 6 में हम बात करेंगे यहाँ पे जो आपके स्टैंडर्ड्स हैं हॉरिजॉन्टल कोर्स के कर्व के, चाहे आपके रेडियस हो, चाहे आपका सुपर एलिवेशन हो, चाहे आपका एक्स्ट्रा वाइडनिंग हो, ट्रांजिशन कर्व हो आपका, ठीक है। और भी अदर चीजें जैसे कंपाउंड एंड रिवर्स कर्व भी होगा या हेयर पिन बैंड्स होंगे, तो ये सब हम किसमें कर्व, हॉरिजॉन्टल कर्व की जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे यहाँ पे सेक्शन 6 में। फिर उसके बाद हम बात करेंगे सेक्शन 7 की। सेक्शन 7 ये बताएगा जो आपके वर्टिकल कर्व हैं, ठीक है, जैसे आपका ग्रेडियंट हो गया और वर्टिकल कर्व हो गया, समिट कर्व हो गया या वैली कर्व हो गया, वो बताएगा आपका सेक्शन 7। सेक्शन 8 क्या बताएगा, आपका कोऑर्डिनेशन ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल अलाइनमेंट इंक्लूडिंग द 3 डायमेंशनल डिजाइन एस्पेक्ट। अब कहीं पे आपका हॉरिजॉन्टल कर्व और वर्टिकल कर्व दोनों साथ मिल रहे हैं, तब उसका कंसीडरेशन क्या होगा, तब उसको आप डिजाइन कैसे करोगे, वो आपको बताएगा सेक्शन 8 में। सेक्शन 9 क्या बताता है आपका, स्टैंडर्ड फॉर लेटरल एंड वर्टिकल क्लियरेंस। क्या बताएगा आपका कि जो हमारे लेटरल एंड वर्टिकल क्लियरेंस के जो स्टैंडर्ड मतलब कि कितना साफ होना चाहिए, कितना दिखाई देना चाहिए, किसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना हो, क्लियरेंस मतलब साथियों कि जब आप देख रहे हो तो आप अच्छी तरह से देख पाओ, ठीक, विजुअल में पता लगा बीच में पेड़ आप जा रहे हो, बीच साथ में आगे जा रहे हो और बीच में कोई पेड़ आ गया, तो वो नहीं है कंट्रोल में, ठीक है, तो आपका क्लियरेंस नहीं है वो, तो वो उसकी बात करती है यहाँ पे। क्लियरेंस क्या होना चाहिए, चाहे रोड के हो, चाहे ब्रिजेज के हो, चाहे अंडर पासेस हो, ओवर पासेस हो या यूटिलिटी लाइन्स हो, उसके जो हमारे
क्लियरेंस की बात यहाँ पे होती है। सेक्शन 10 में हम बात करते हैं यहाँ पे ब्रीफली एक्सप्लेन एक्सेस कंट्रोल ऑफ रूरल रोड्स इंक्लूडिंग एक्सेस ऑफ प्रॉपर्टीज, फ्यूल स्टेशंस एंड ग्रेड सेपरेशन। तो जब रूरल रोड की बात करेंगे तो कहाँ पे क्या क्या एक्सेस कंट्रोल है, जैसे आपका फ्यूल स्टेशन हो गया, साथ में अगर कुछ और चीजें हैं, आपका होटल्स हो गए या सिटी हो गया, कौन कौन पॉइंट को टच करने चाहिए विलेज रोड में, रूरल रोड में, वो हम यहाँ बात करते हैं सेक्शन 10 में। तो इस प्रकार से हमारा पूरा जो IRC 73 है उसमें आपके 10 सेक्शन है, 10 सेक्शन की बात करते हैं। इसमें जो आज हम बात करेंगे सिंपल से इसकी तो हम बात करें, इसमें कुछ नहीं है, टोटल थ्योरी है 4-5 लाइन की, इसको हम ये इतना जो मैंने समझा दिया वो यही आपका सेक्शन लेट उसमें आपका सेक्शन 1 में था। दूसरा हम बात करेंगे सेक्शन 2 का और सेक्शन 3 का, ठीक है। और सेक्शन 2 भी आपने पढ़ चुका है, मैंने इसके पहले यूनिट में आपको रोड क्लासिफिकेशन अच्छे से बता दिया था, ठीक है। अर्बन क्लासिफिकेशन भी बताया था और आपका नॉर्मल रोड क्लासिफिकेशन भी बताया था, अलग अलग बेस्ट पर्पज या टाइप के हिसाब से, तो वही यहाँ पे है, ठीक है। और जो हमारा आज मेनली फोकस रहेगा वो फोकस रहेगा हमारा सेक्शन 3 को लेकर के, जो हमारा है, जो हमारा फैक्टर है जो डिजाइन स्पीड को हमारा अफेक्ट करते हैं उसके लेकर के। चलिए हम थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं हमारा सिंपली से। तो पहले हम बात करेंगे सेक्शन 2 जिसमें हमारा बात किया क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन अर्बन रोड्स। देखिएगा अर्बन रोड जो हमने बात किया था लास्ट लेक्चर में, तो वहां पे लास्ट लेक्चर में साथियों इसके पहले यूनिट में, तो उसमें मैंने बताया था आर्टेरियल रोड, सब आर्टेरियल रोड, कलेक्टर रोड, ठीक है, लोकल स्ट्रीट रोड, ड्राइवे, पाथवे और ये अदर रोड्स मैंने बताया था, क्या उससे थे हमारे अर्बन रोड्स थे। नॉन अर्बन रोड्स की बात करें तो जैसे हमारे नागपुर प्लान में हमारा क्लासिफाई किया गया था, सेम वही है, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड और विलेज रोड, ठीक है। डेफिनेशन सब वही है जो मैंने डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पे टाइम हमको नहीं स्पेंड करना है, ठीक है। इसके बाद आपका ये भी मैंने रोड बताया था पर्पज के हिसाब से यदि बात करें, ठीक है, जो आजकल जो मॉडिफाइड हाईवे क्लासिफिकेशन था उसके हिसाब से जो आपका रोड को क्लासिफाई किया गया था उसको कुछ इस प्रकार से बात किया गया था। इसमें आपका एक्सप्रेस वे भी इंट्रोड्यूस किया गया जिसको EW बोलते हैं। तो हमारा प्राइमरी सिस्टम में हमारा आता है एक्सप्रेस वे और नेशनल हाईवे, सेकेंडरी सिस्टम में आता है स्टेट हाईवे और मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड MDR जिसको बोलते हैं, और टर्सरी में हमारा आता है रूरल रोड। टर्सरी में आता है रूरल रोड की हमारा अदर ODR हो गया या फिर आपका विलेज रोड हो गया। सिंपल सा इतना आपका आता है क्लासिफिकेशन ऑफ अर्बन रोड्स में, ये आपका सेक्शन 2 जाता है, ठीक। कौन सा होता है आपका ये सेक्शन 2 में, सिर्फ आपकी यही बातें की गई हैं। अब बताता है यहाँ पे सेक्शन 2 ये भी बताता है कि जो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के रोड्स हैं उनकी मोबिलिटी क्या है, उनकी एक्सेसिबिलिटी क्या है, वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। यहाँ पे 2 वर्ड यूज किए गए हैं, एक यूज किया गया मोबिलिटी, एक वर्ड यूज किया गया है एक्सेसिबिलिटी, ठीक है। देखो यहाँ पे बोला गया इंक्रीज मोबिलिटी, ठीक है। जैसे आप ऊपर जा रहे हो आपकी मोबिलिटी इंक्रीज हो रही है, जैसे आप इस साइड आ रहे हो वहां पे आपकी रोड की मतलब कि आपकी एक्सेसिबिलिटी बढ़ रही है। तो इसका मतलब क्या है, एक्सेसिबिलिटी अधिकतर हम लोग कहाँ पे रहते हैं, गांव में रहते हैं, ठीक है। गांव में रहते हैं तो हम अधिकतर कोशिश करेंगे कि हमारा एक्सेस पॉइंट क्या है। मोस्टली अगर हम जगह को एक्सेस करना चाहें तो किस टाइप के रोड से एक्सेस करना चाहेंगे, कर पाएंगे, वो विलेज रोड होंगे। अगर हम दूर जाना चाहें, ठीक है, दूरी तय कर रहे हैं, तो अधिक दूरी तय करेंगे हमको कौन सा कंफर्टेबल होगा, किसका हम यूज करेंगे, तो हम यूज करेंगे एक्सप्रेस वे का। तो देखिए समझिएगा, आप एग्जांपल लीजिए, आप यहां से प्रयागराज से, ठीक है, गए कहां से आप NDRS गए, न्यू दिल्ली से, ठीक है, न्यू दिल्ली गए आप। अब यहां पे न्यू दिल्ली तो चले गए, न्यू दिल्ली पे जब आप एक्सप्रेस वे को पकड़े, एक्सप्रेस वे से गए थे, तो आपने किसी एक सर्टेन लोकेशन पे गए, किससे गए, सर्टेन लोकेशन पे गए, किसी एक जहां पे हाईवे खत्म हुआ वहां पे गए, बट वहां से तो वो आपको मेजर नहीं था ना, आप वहीं एक्सप्रेस वे पे बैठे नहीं रहेंगे, आप किसी और लोकेशन पे जाना हो, किसी घर पर जाना होगा, ठीक है। तो वहां पे क्या करोगे आप, उसके बाद कोई नेशनल हाईवे को नेशनल हाईवे पकड़ोगे या फिर स्टेट हाईवे पकड़ोगे, किसी और लोकेशन पे जाना है। तो देखिएगा आपको यहाँ पे देखिए इसकी मोबिलिटी तो ज्यादा है लेकिन एक्सेसिबिलिटी क्या है, आप वहां तो रह नहीं पा रहे ना, आप किसी पॉइंट को एक्सेस करना चाहते हो तो आपने इसका यूज किया लेकिन वो आपने अभी पॉइंट तक नहीं पहुंचा। उसको जब स्टेट हाईवे से पकड़ा तो आपने किसी डिस्ट्रिक्ट तक पहुंचे, डिस्ट्रिक्ट पर गए, डिस्ट्रिक्ट पर जाने के बाद आपने क्या किया, MDR या अदर रोड ODR पकड़ा, फिर उसके बाद आपने अपने विलेज या गांव में जाकर के अपने घर में पहुंचे। तो इस प्रकार से आप क्या देखोगे कि जैसे हमारी हाईवे, जैसे हमारा स्टैंडर्ड बढ़ता है, जैसे सिस्टम हम हाई सिस्टम के ऊपर जाते हैं, हमारी मोबिलिटी तो इंक्रीज करती है, मतलब कि यहाँ पे हम एक्सप्रेस वे से डिस्टेंस तो ज्यादा ट्रेवल कर सकते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल कर सकते हैं, मोबिलिटी हमारा ज्यादा है, कम टाइम में ज्यादा मूव कर पाएंगे। लेकिन एक्सेसिबिलिटी किससे होगी, हमारी विलेज रोड से होगी। हम ज्यादा एरिया कवर करना होगा तो हमको कहां पहुंचना पड़ेगा, विलेज पहुंचना पड़ेगा, विलेज रोड से। अब विलेज रोड की मोबिलिटी क्यों कम है ये समझ लीजिएगा। यदि विलेज रोड पकड़ोगे, विलेज रोड अगर आप विलेज रोड से जाओगे तो सकता है 1 या 2 गांव या 3 गांव कनेक्ट कर पाओगे, लेकिन पूरे स्टेट को तो कनेक्ट नहीं कर सकते। एक नेशन के एक एंड से दूसरे एंड तक तो नहीं पहुंच पाओगे। तो उसकी मोबिलिटी इसलिए कम है कि हम विलेज रोड पकड़ेंगे तो सिर्फ कुछ ही पॉइंट को हम एक्सेस कर पाएंगे,
ओके, तो ये चीज है, तो आप यहाँ पे देख पाओगे। तो हमारा विलेज रोड क्या है, हमारा एक्सेसिबिलिटी तो बढ़ाता है लेकिन मोबिलिटी कम होता है। और अगर हम जैसे एक्सप्रेस वे पे जाएंगे तो हमारी मोबिलिटी तो बहुत है लेकिन एक्सेस पॉइंट हमारा एक्सेसिबिलिटी कम है। ओके, इसी प्रकार से आप देखो ये कर्व हमारा बनता है। इस कर्व को याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया, ठीक है, तो ये आपको इसको बना के आना है। ओके, तो ये हमारा है, तो ये हमारा किसमें था, सेक्शन 2 में इसकी बात की गई थी। बस सेक्शन 2 में उन्होंने क्या किया था, हमारा जो नॉन अर्बन रोड है उसको क्लासिफाई किया गया था। उसके बाद आपकी यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी और मोबिलिटी की यहाँ पे डिफिनेशन दी गई थी और उसका यहाँ पे ग्राफ शो किया गया था। बस इतना है। अब हम चलते हैं यहाँ पे सेक्शन 3 की ओर, ठीक है। अब सेक्शन 3 को हम यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे, समझेंगे भी, और क्या क्या कंडीशंस हैं जो डिजाइन स्पीड को अफेक्ट करती हैं या डिपेंड करता है जिस पे डिजाइन स्पीड या स्पीड हमारी, उसको भी हम बात करेंगे। तो देखो यहाँ बोला गया सेक्शन 3 में हमारा क्या बात करेंगे, हम यहाँ पे बात करने वाले हैं सेक्शन 3 कंट्रोल फैक्टर्स ऑफ ज्योमेट्रिक डिजाइन। ठीक है, ज्योमेट्री हो सकती है, जैसे आपका रोड को हो ज्योमेट्री, शेप को मान सकते हो आप या विड्थ मान सकते हो, वो हम यहाँ पे आगे चलते हुए बात चले आएगा। तो कौन कौन से ज्योमेट्रिक फैक्टर है जो रोड को कंट्रोल करते हैं वो हम यहाँ पे बात करेंगे। तो पहले हम यहाँ पे बात करेंगे टोपोग्राफी। क्या बात करेंगे, टोपोग्राफी। आप सोचो जितना स्पीड में आप प्लेन में चल पाते हो, क्या उतनी स्पीड में व्हीकल को आप हिली एरियाज में ले जा पाओगे, नहीं ले जा पाओगे। क्यों, क्योंकि टोपोग्राफी डिपेंड करती है हमारी स्पीड को। इसीलिए हमें बोला गया क्या कि जो हमारी ज्योमेट्रिक डिजाइन, रोड्स की ज्योमेट्रिक डिजाइन होती है वो मोस्टली हमारी अफेक्ट होती है किसके, एरिया का या टेरेन, हमारा किस टाइप का टेरेन है या किस टाइप का हमारा एरिया है, उसके द्वारा अफेक्ट होती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, अब क्योंकि इकोनॉमिक रीजन क्या होता है, इकोनॉमिक रीजन डिफरेंट डिजाइन स्टैंडर्ड्स आर यूज्ड फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द टेरेन। तो क्या बोला गया, डिजाइन स्टैंडर्ड्स, जो हम डिजाइन स्टैंडर्ड्स जो हम इजीली हम यहाँ प्लेन में कर पा रहे हैं, जितना हम रोड चौड़ी कर पा रहे हैं उतना हम हिली एरिया में नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उतनी करने के लिए हमारी क्या होगी, ज़्यादा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट लगेगी, उतना हमको एरिया प्लेन करना पड़ेगा, तब उतनी चौड़ी रोड ले जा पाएंगे, उतना रेडियस, उतने बड़े रेडियस में कर्व दे पाएंगे। तो हमारा जो इकोनॉमिक रीजन है, इकोनॉमिक फैक्टर है, वो भी डिपेंड करता है कि हमारा जो टेरेन है उसमें किस टाइप का डिजाइन स्टैंडर्ड हम फॉलो करेंगे। अगला देखिए यहाँ पे, तो इसलिए क्या हुआ, ट्रेन को क्लासिफाई किया गया बेस्ड ऑन द जो ग्राउंड स्लोप है उसके हिसाब से। ठीक है, हमने तो 2 वर्ड यूज किया था अभी स्टार्टिंग में, हमने यूज किया प्लेन टेरेन और हमने बात किया हिली। लेकिन आप कैसा करोगे कि ये हिली एरियाज है या प्लेन एरियाज है। कभी कभी आप प्लेन एरियाज में रहोगे, बीच में कोई ऐसा एरिया आ जाता है, कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट होता है जहाँ पे आपको ज्यादा पहाड़ देखने को मिल जाएंगे, तो क्या उसको प्लेन एरिया में लोगे या फिर उसको हिली एरियाज में लोगे। तो ऐसे केस में क्या करोगे, तो क्या पूरे एरिया को प्लेन एरिया, हिली एरिया घोषित कर दोगे, या फिर हम रोड कंस्ट्रक्ट करेंगे तब जब हम रोड के हिसाब से वहां पे हिली एरियाज का जो डिजाइन स्टैंडर्ड है वो फॉलो करेंगे। तो अलग चीज है, हम समतल आराम से आदमी रहा ले रहा है, लेकिन जैसे एमपी हो गया, एमपी में कुछ कोई एक डिस्ट्रिक्ट है जहां पे आपका हिल्स मिल रहे हैं, तो वहां पे क्या करोगे, तो उसके हिसाब से हमने क्या किया, यहाँ पे जो जनरल ग्राउंड स्लोप है उसके हिसाब से हमने क्या किया, रोड को अलाइनमेंट किया और वहां पे हमने टेरेन को क्लासिफाई किया, जैसे उन्होंने टेबल 3.1 में यहाँ पे दे रखा है। जैसे यहाँ पे देखिएगा 4 टाइप के हमारे, हमने क्या किया, क्लासिफाई किया टेरेन को। यहाँ पे देखिएगा 1 हमारा है प्लेन, रोलिंग, माउंटेन्स और स्टीप। इतने 4 टाइप हमारा हमने क्या किया, टेरेन को क्लासिफाई किया। टेरेन मतलब क्षेत्र, हमने क्षेत्र को कितने प्रकार में क्लासिफाई किया, 4। ये आज पर द IRC 73। अब इन्होंने क्या किया, प्लेन का बताया कि देखिए ये स्लोप के साथ बात किया, जब हमारा स्लोप 10% से कम है, मतलब 1 in 10 या मोर उससे कम है, तो हम क्या बोलेंगे, हमारा जो एरिया है, जो हमारा टेरेन है वो हमारा कैसा है, प्लेन है। तो 1 in 10 मतलब कि 10%, ठीक है, 1/10 का, 1/10 का है, तो हमारा क्या हो जाएगा, 1/10 से हमारा क्या है, कम है, तो हमारा क्या हो जाएगा, प्लेन हो जाएगा। रोलिंग की बात करें यहाँ पे तो 10 से 25% के बीच में है, कितना, 10 से 25, मतलब कि 1/10 to 1/4। अब क्या होगा, थोड़ा सा आपको ढाल मिलेगा, पहले हो सकता है आपको इतना मिल रहा होगा, तो अब क्या मिलेगा, आपको थोड़ा सा और ज्यादा मिलेगा। ठीक है, तो 10 से 25% की यदि आपकी क्रॉस स्लोप है या ग्रेडियंट है आपका, इसको अगर इंच में देखना चाहो तो अगर आप रेशियो में देखना चाहो तो 1 in 10 to 1 in 4 का है, तो आपका ये कैसा आएगा, ये आपका आएगा रोलिंग टेरेन। ठीक है, नाम याद रखिएगा रोलिंग। अभी एक बार और आएगा रूलिंग, तो कंफ्यूज मत होइएगा, अभी मैं उसको बताऊंगा, पहले अभी आप यहाँ पे रोलिंग याद करिएगा। माउंटेनियस रीजन की बात करें या माउंटेनियस टेरेन की बात करें तो उसका स्लोप कितना होगा, यदि आपका स्लोप 25 से 60% के बीच में है, हमारा कौन सा रीजन होगा, माउंटेनियस रीजन में होगा। यदि हम उसको बात करें तो ये होगा 1/4 से 1 in 1 रेशियो
1:1.67 का, ये हमारा उसमें रेशियो होगा। स्टीप टर्निंग की बात करें, मतलब तीखी ढाल जिसको बोलते हो, तीखी ढाल, वो हमारा क्या होगा, यदि हमारे पास 60% से ज्यादा का स्लोप है, 60% से ज्यादा का स्लोप है, तो हम उसको बोलेंगे वहां पे बोलेंगे स्टीप टर्न, या फिर इसको बोल सकते हो लेस देन, यदि हमारा 1:1.67 है, हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये काफी ज्यादा होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पे बात करेंगे किसका, हम यहाँ पे बात करेंगे टेरेन क्लासिफिकेशन का। तो इस प्रकार से आईआरसी ने कुल मिलाकर के जो टेरेन है उसको 4 अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग क्लासिफाई किया, प्लेन, रोलिंग, माउंटेनियस, स्टीप। फिर इसको याद करते हैं, 10% से कम है, ठीक, 10% से कम है, ठीक है, 10% से 25% के बीच में है, 25 से 60 के बीच में है, और 60 से ज्यादा है। ठीक है, तो इस प्रकार से इन्होंने 4 में बात किया। देखिए बोला गया, while deciding the classification, short isolated stretch से less than 1 किलोमीटर of varying terrain made with the road stretch should not be taken into consideration। यदि मान लीजिए हम रोड को बना रहे हैं, सिर्फ 1 किलोमीटर की बात है, तो उसको उतने रीजन में हम नहीं बात करते, उसमें हम डिसाइड करेंगे कि ये रोलिंग है, माउंटेनियस है। मतलब हमको 100 किलोमीटर हम रोड बना रहे हैं, उसमें से 1 किलोमीटर बीच में कहीं मिला जहां पे हमारा रोलिंग ग्रेडियंट आ गया या माउंटेनियस ग्रेडियंट आ गया, स्टीम ग्रेडियंट आ गया 1 किलोमीटर तक, तो हम उसको ये नहीं मानेंगे कि हमारा वो माउंटेनियस रीजन हो गया, नहीं, 1 किलोमीटर से ज्यादा होना चाहिए। जो स्ट्रेच हमारा 1 किलोमीटर से ज्यादा होगा तब हम मानेंगे कि हमारा जो एरिया है, इसके हिसाब से फिर हम उसको क्लासिफाई कर लेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करेंगे जो सेक्शन 3 का पॉइंट 2 बताता है डिजाइन स्पीड को लेकर के। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे क्या रहेगा, डिजाइन स्पीड। तो डिजाइन स्पीड कौन कौन इफेक्ट करेगा, पहले तो किस टाइप का रोड है आपका, ठीक है, जैसे आपका स्टेट हाईवे था, नेशनल हाईवे था, एक्सप्रेस वे है, तो वहां पे जब मैं बता रहा था तो वहां पे आपका स्पीड क्लासिफाई था, वहां पे स्पेसिफिक स्पीड बता दिया गया था। अब अगला जो है आपका टेरेन का हमारा किस टाइप का है, प्लेन है, रोलिंग है, माउंटेनियस है, स्टीप है, उसके हिसाब से भी आपका डिजाइन स्पीड, मतलब कि स्पीड जो आपका व्हीकल का है वो भी आपका यहाँ पे कंट्रोल्ड होगा। डिजाइन स्पीड क्या है ये मैं बता दूं। अब हम क्या करते हैं, जब हम कोई रोड या कोई सड़क डिजाइन करते हैं तो हम एक स्पीड लेते हैं, उसी स्पीड पर हम वहाँ कर्व डिफाइन करते हैं, उसी स्पीड पर हम उसकी लेंथ या विड्थ करते हैं। क्योंकि अगर हम मान लीजिए स्पीड ज़्यादा है और हमने कर्व लिया तो हमको ज़्यादा रेडियस की जरूरत पड़ेगी मोड़ने के लिए भी। हमने क्या किया, अगर हमारी स्पीड कम है तो उसी स्पीड और हमको कम रेडियस की जरूरत पड़ेगी टर्न होने के लिए। तो जब हम हिली एरिया में जाते हैं तो हमारा स्पीड क्या होता है, कम होता है, तो वहाँ पे शार्प कर्व भी दे पाते हैं और आराम से मुड़ जाते हैं। लेकिन जब हम प्लेन की बात करते हैं और हाई स्पीड में होते हैं तो वहां पे आपका जो कर्व दिया जाता है काफी डिस्टेंस में दिया जाता है, काफी ज्यादा रेडियस का दिया जाता है। तो डिपेंड करता है किस टाइप का रोड है और किस टाइप का टेरेन है, उस हिसाब से हम डिजाइन स्पीड फिक्स करते हैं। फिर उसके हिसाब से हम रोड का यहाँ पे शेप या उसके हिसाब से उसकी जियोमेट्री शेप डिफाइन करते हैं। तो बोला गया कि डिजाइन स्पीड डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ रोड एंड टेरेन और इट द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर बिकॉज इट्स कंट्रोल आल जियोमेट्री डिजाइन स्पीड। क्योंकि स्पीड के हिसाब से डिजाइन एलिमेंट, ठीक है, क्योंकि स्पीड के हिसाब से मैं वहां पे उसकी बता रहा हूँ कि सब कुछ वहां पे हम क्या करें, रोड में जितने भी चीजें आएंगे भी आगे बात करोगे, चाहे वो आपका ब्रेकिंग डिस्टेंस हो, चाहे ओवरटेकिंग डिस्टेंस हो, चाहे आपके सिग्नल्स हो, चाहे आपका इंटरसेक्शन पॉइंट हो, चाहे आपका ट्रैफिक सिग्नल्स हो, सब कुछ कौन डिसाइड करेगा, आपकी स्पीड। और आपका यहाँ पे किस और स्पीड कौन डिफाइन करेगा, स्पीड कौन डिसाइड कर रहा है, वो आपका किस टाइप का रोड है और किस टाइप का टेरेन है। अब देखिए जो अलग अलग यहाँ पे डिजाइन स्पीड्स हैं डिफरेंट रोड क्लास के लिए, वो आपका यहाँ पे टेबल में दी गई है। मैं आपको बताना चाहूंगा, दिखाना चाहूंगा, उसके आगे फिर भी मैं चलूंगा। तो यहाँ पे देखिएगा जितना आपका नेचर ऑफ टेरेन है, अब इसका आप देख फिर पाए जो स्लोप था वो आपने बात ही कर लिया था, ठीक। उसके बाद यहाँ पे देखिए स्पीड दी गई है, डिजाइन स्पीड, डिजाइन स्पीड, डिजाइन स्पीड, डिजाइन स्पीड। डिजाइन स्पीड किसके लिए दिए गए, यहाँ पे नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे के लिए। डिजाइन स्पीड कितना, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, ये भी है आपका, सॉरी यहाँ पे स्टेट हाईवे होगा, यहाँ पे है डिजाइन स्पीड एमडीआर के लिए, डिजाइन स्पीड ओडीआर या वीआर के लिए। ओके, अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ देखिए 4, 6, 8, मतलब कि जब 2 लेन से ज्यादा हो तो उसके लिए दिया गया। जब फिर आपके पास 2 लेन के रोड है तब आप यहाँ पे ये इस स्पीड पे डिजाइन स्पीड लोगे। अब डिजाइन स्पीड में 2 स्पीड दी गई है, देखिएगा, एक आपकी रोलिंग स्पीड है, एक आपकी मिनिमम स्पीड है। रोलिंग स्पीड एक प्रकार समझ लेते हो नॉर्मल स्पीड, जिसके हिसाब से आप आराम से स्टेट हाईवे पे या हाईवे पे जाते हो, आराम से भरते हुए चले जाते हो आराम से, ठीक है। बट मिनिमम स्पीड क्या होती है कि आपको स्पीड को रिस्ट्रिक्ट कर दी जाती है कि आप, और क्योंकि कर्व आ गया, या हो सकता है अचानक से कोई स्कूल हो या आगे कोई यहाँ पे कस्बा हो जिस कारण रोड क्या कर दी गई, पतली कर दी गई है, तो वहां पे आपको आगे मिल जाएगा कि आपकी रिस्ट्रिक्टेड लिमिट या स्पीड मिल जाएगी, आपको 60 से ज्यादा नहीं जाना है, तो क्या हो गई, आपकी मिनिमम स्पीड हो गई।
हालांकि मिनिमम स्पीड को हमेशा अवॉइड किया जाता है, लेकिन यदि बाइक किसी कारणवश जो आपका वहाँ पे स्पेसिफिक कंडीशंस हैं, जैसे मतलब रोड आपका कस्बा आ गया, रोड को कम देना पड़ा, कम चौड़ा करना पड़ा, या आगे ब्रेकर देना पड़ा, या आगे कोई ट्रेन है, ट्रेन आ रही है ना, कोई ट्रेन का रेलवे लाइन है, कोई ओवरब्रिज है, कुछ टाइप का है, जिस कारण वहाँ पे आपको पहले सतर्क करना है, या कोई तीखा कर्व है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे पहले से एक साइन बोर्ड लगाना पड़ेगा, जहाँ पे आप उसको मिनिमम एक स्पीड लिखोगे 60 या 40, तो आपको वो क्या हो गया, वो आपका मिनिमम स्पीड, वहाँ पे मिनिमम स्पीड से डिजाइन किया जाता है। तो यहाँ पे देखना बताया जाएगा कि जो आपका यहाँ पे देखिए, जो नॉर्मली द रूलिंग डिजाइन स्पीड शुड बी यूज्ड फॉर द डिजाइन, तो हम कोशिश करेंगे जो हमारे रूलिंग डिजाइन है, चाहे आपका डिजाइन स्पीड हो जो रूलिंग वाले हैं, तो हम कोशिश करेंगे हम 100 पे डिजाइन करें, 100 पे डिजाइन करें, या 60 पे डिजाइन करें। ठीक है, कब तक, जब तक हमारे पास कोई, देखिए यहाँ पे जहां पे लैंड या साइड कंडीशन हमको अलाउ नहीं करती रूलिंग स्पीड, तो हम किस पे जाएंगे, हम मिनिमम स्पीड पे जाएंगे। तो अगला पॉइंट ये बताता है द मिनिमम डिजाइन स्पीड मे बी यूज्ड ओनली वेयर द लैंड साइड कंडीशन और कॉस्ट डू नॉट अलाउ द रूलिंग स्पीड। रूलिंग स्पीड के लिए आपको जैसे मैंने बताया, अगर आप 100 की स्पीड में जा रहे हो तो आपको काफी ज्यादा कर लेना पड़ेगा, लेकिन वहां की जो टोपोग्राफिक रीजन है वहां पे कुछ, अगर आप उतना बड़ा रेडियस लोगे, वहां पे आपको जगह स्पेस नहीं है उतने रेडियस के लिए, तो क्या करोगे, आप शार्प कर रखोगे और तीखा कर रखोगे। जब तीखा कर आपने दिया तो आपको स्पीड कम करनी पड़ेगी ताकि कोई भी आराम से हम मुड़ जाए। तो यहाँ पे क्या करोगे, आप एक साइन बोर्ड लगा देते हो ना, वो क्या होती है आपकी, वही आपकी क्या होती है, यहाँ पे मिनिमम डिजाइन स्पीड यहाँ पे होती है। ओके, और देखिए द डिजाइन ऑफ द स्पीड शुड बी यूनिफॉर्म अलॉन्ग द रोड, तो जो भी डिजाइन स्पीड आप ले रहे हो पूरी अलॉन्ग द रोड, जो अगर स्टेट हाईवे ले लिया तो स्टेट हाईवे पे वो डिजाइन स्पीड हमारी यूनिफॉर्म होनी चाहिए, हर जगह चेंज नहीं होनी चाहिए। ओके, अगर हमारा टेरेन है, जैसे आपका स्टीप हो गया, माउंटेन हो गया, तो अगर हमारा कोई स्पीड में चेंज की जरूरत पड़ती है, हमको जानबूझकर या कोई किसी कारणवश हमको लगता है कि यहाँ पे हमको स्पीड को चेंज करना है, तो ये कैसा होना चाहिए, ग्रेजुअली होना चाहिए, अचानक सा नहीं होना चाहिए, ताकि हमारे पास ड्राइवर जो हो वो आसानी से इसको सेफली एडजस्ट कर ले। जैसे आपको याद होगा, जब इसके पहले मैं हाईवे अलाइनमेंट स्टार्ट किया था, तो वहां पे मैंने एक हाईवे का फोटो लिया था। ठीक है, एक हाईवे का फोटो लिया था, ओवरब्रिज था आई थिंक, जो यहाँ पे अचानक पतला कर दिया गया था, और यहाँ पे अचानक पतला करके 4 लेन को 2 लेन कर दिया गया था, और बीच में यहाँ पर उन्होंने डिवाइडर बना दिया था, आपको याद होगा। अब देखिए, अब ये यहाँ क्या हो रहा है, यही चीज हो रहा है ना, आपने यहाँ पे स्पीड तो आपने रिस्ट्रिक्ट कर दिया, क्योंकि यहाँ पे लेन आपका क्या हुआ, कम हो गया था। तो जब आप यहाँ पे स्पीड को आपने रिस्ट्रिक्ट किया तो क्या हो गया, हमारा सडनली हो गया, सर क्या हो गया, हमारा सडन हो गया, जो नहीं होना चाहिए था, उसको ग्रेजुअली होना चाहिए था। तो उसको क्या कर सकते थे आप, ग्रेजुअली ऐसे कर सकते थे आप आराम से, ताकि जो हमारा ड्राइवर है उसको आराम से पाथ पता चल जाए कि हमको ऐसे जाना है, स्पीड भी कंट्रोल कर पाए। इसीलिए साथियों वो अलाइनमेंट आपका गड़बड़ था। ओके, देखिएगा यहाँ पे और बोला गया, फॉर मेन लाइन एक्सप्रेसवे द रिकमेंडेड डिजाइन स्पीड इज 120 km/h एंड शुड बी यूनिफॉर्म। अगर आपका एक्सप्रेसवे है और मेन लाइन है तो आपकी डिजाइन स्पीड कितनी हो जाएगी, 120 की होगी। ओके, एंड वेयर स्पीड चेंज अनअवॉइडेबली एक्सप्रेसवे इट शुड बी इंट्रोड्यूस ग्रेजुअली। फिर वही बात हो गई कि हमारे जो अगर स्पीड चेंज हो रही है तो ग्रेजुअली होना चाहिए, इंट्रोड्यूस ग्रेजुअली होना चाहिए, और आराम से उसको पर्याप्त डिस्टेंस मिलना चाहिए कि हमारा जो ड्राइवर है वो आराम से स्पीड को कंट्रोल कर पाए। ओके, डिजाइन स्पीड फॉर रैम्स एंड ऑक्सिलरी लेन शुड बी फॉलोड एज IRC SP 99। ये दूसरा कोड है, IRC का ही है, इसको बोलते हैं स्पेशल पब्लिकेशन। ठीक है, इंडियन रोड कांग्रेस का ही IRC का ही स्पेशल पब्लिकेशन है, किसका, 99 कोड का, जिसमें आपको बताता है कि जो आपके रैम्प्स हैं, ठीक है, जो ढाल है आपका कहीं रोड पे या फिर कहीं पे ऑक्सिलरी लेन, जैसे आपका सर्विस रोड हो जाती है, अगल बगल कोई और लेन जाती है, तो उसका स्पीड क्या होगा, वो आपका कोड यहाँ पे ये दिखाता है। ठीक, कोड की लैंग्वेज है। ओके, अब यहाँ थोड़ा सा आगे चलते हैं, कौन सी चीज कैसे अफेक्ट करती है, ये आपने देख लिया था, आराम से एक बार मैं इसको रिवाइज करवा देता हूँ। देखिए, डिजाइन स्पीड किसके लिए, नेशनल हाईवे या स्टेट हाईवे जिसकी हमारी लेन है 468, तो रूलिंग कितनी है हमारे 100 और 60 है, मिनिमम हमारी 80 और 40 होगी। ठीक है, देखिए लगभग आपका देखोगे तो प्लेन और रोलिंग एरिया मतलब 10 से 25% तक का जो स्पीड है वो नॉर्मल है, क्योंकि इतना जो आपका इंजन है उतना आपका यहाँ पे कैपेबल होता है। माउंटेनियस स्टेप वो काफी टिकी ढाल होती है, जहां पे आपका जो इंजन की एफिशिएंसी थोड़ी सी कम हो जाती है और उस पर लोड आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ट्रैक्टिंग फोर्स उसकी बढ़ जाती है, तो वो उतना इंजन का एफिशिएंसी क्या होती है, कम हो जाती है। तो यहाँ पे देखिएगा 80 से 80 हो गया हमारा, रोलिंग हो गया 100 से 100 हो गया, 50-40 ये हो गया। इस प्रकार से आपका यहाँ पे इधर कम होगा, ठीक, इधर आपका कम हो जाएगा, बाकी आपका डिजाइन स्पीड चाहे आपका नेशनल स्टेट हाईवे के लिए लगभग बराबर है। ठीक है, इसको आप देखिएगा। अब थोड़ा सा हम आगे चलते हैं और इसकी हम बात करते हैं जो अदर फैक्टर्स हैं हमारे जो डिजाइन स्पीड को कंट्रोल करती हैं।
ठीक है। जो डिजाइन स्पीड को या स्पीड ऑफ हाईवे को कंट्रोल करती है, डिपेंड करती हैं, वो हमारी है। पहला तो है हमारा डिजाइन व्हीकल, ड्राइवर परफॉर्मेंस, ट्रैफिक्स और आपका एनवायरमेंट एंड इकोनॉमी। ये भी आपके सेक्शन 3 में ही बात किया गया। 3.3.1 आपका क्या हो गया था, हमारा स्पीड हो गया था। अब यहाँ पे सब 3.3.1 हो जाएगा, 3.2 हो जाएगा, 3.3.3, 3.3.4, इस प्रकार से कोड वाली लैंग्वेज है। आपको इस पर नहीं ध्यान देना, मैं आपको ये जो समझा रहा हूँ वही आप ध्यान दीजिएगा। बाकी IRC का कोड मैं यहाँ पे अपलोड कर ही दूंगा, जो आप देख सकते हो और समझ सकते हो। तो यहाँ पहले बात करें डिजाइन ऑफ व्हीकल। व्हीकल मतलब यहाँ पे क्या है, हम किस व्हीकल से जा रहे हैं, उस व्हीकल की साइज क्या है, लेंथ क्या है, विड्थ क्या है, वो भी अफेक्ट करती है कि हमारी रोड की जियोमेट्री को लेकर के, रोड के शेप को लेकर के, रोड के विड्थ को लेकर के, रोड के कर्व को लेकर के, रोड की लेंथ को लेकर के, वो भी डिफाइन करती है। क्या व्हीकल हमारी अफेक्ट करती है। देखिएगा, डिजाइन व्हीकल आर रिप्रेजेंटेटिव व्हीकल सिलेक्टेड गाइडेड हाईवे जियोमेट्रिक डिजाइन। They represent common vehicle classes with the standard size, weight and operating characteristics। ठीक है, तो यहाँ पे आपके डिजाइन व्हीकल्स भी आपके हैं, उसके लिए भी कोड बना है। हम आगे जब यूनिट 3 पढ़ेंगे तो वहाँ पे कुछ टाइप के आपको मैं बताऊंगा, वहाँ पे मैं बात करूंगा। तो हमारा जो व्हीकल है उसका जो साइज है, वेट है, ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो भी हमारे डिपेंड करेगी स्पीड को लेकर के। कैसे, देखिएगा, व्हीकल विड्थ जो है डिसाइड होता है कितना लेन क्या होगा और शोल्डर की विड्थ कितनी होनी है। समझ में आ गया। विड्थ कौन, व्हीकल के विड्थ से ही हमारी रोड की या कहें कि इस लेन की विड्थ डिसाइड होती है। क्यों, अगर हमको 2 वे बनानी है, एक रोड की लेंथ 4, एक व्हीकल की विड्थ हमारी 4 मीटर है और 3 मीटर है। अभी मैं बात करूंगा, यहाँ पे कोई नहीं है, यहाँ पे कोई मैं डाटा भी नहीं दे रहा हूँ, जो मैं डाटा आगे दूंगा वो समझिएगा। उसका अगर हमारी एक लेन की रोड है तो एक रोड चली जाएगी, लेकिन आगे आने वाली भी तो कोई व्हीकल होगी, तो उसके लिए भी तो हमको पास देना होगा। तो उसके हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि हमारी रोड की विड्थ कितनी होगी व्हीकल की विड्थ से। व्हीकल की हाइट क्या बताती है, देखिएगा, व्हीकल हाइट डिसाइड वर्टिकल क्लियरेंस अंडर द ब्रिजेज एंड ओवरहेड लाइंस। तो जब हम ओवरहेड बना रहे हैं, ब्रिज बना रहे हैं कोई, तो उसके ऊपर कितना स्ट्रक्चर हमको इतना खाली छोड़ना, वो क्या दिखाएगी, हमारी जो व्हीकल की हाइट होगी उसके हिसाब से हम बनाएंगे ना। अदरवाइज हमने बना दिया ट्रक, हमने क्या किया, हमने एक पास बनाया, इंजीनियर के पास कार थी, ठीक है, इंजीनियर के पास क्या थी, सिर्फ कार थी, उसने क्या किया, एक अंडर पास बना दिया। अब कोई दूसरा आदमी उसमें ट्रक ले जा रहा है, ट्रक ले जाकर वहां पर लड़ जाएगा इसे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है ना, हमारे पास व्हीकल की हाइट किस टाइप की व्हीकल की हाइट है उसके हिसाब से हम तो अंडर पास बनाएंगे, तो दिक्कत आती है, ठीक। तो इसलिए हमारा जो व्हीकल की हाइट है वो वर्टिकल क्लियरेंस, मतलब कि जितना ब्रिजेज है, ओवरहेड लाइंस क्या है, जैसे बिजली खंभा हो गया, ठीक, कोई पायर्स हो गया, कोई फुट क्रॉसिंग है ऊपर से, ठीक है, तो उसको यहाँ पे डिसाइड करेगा कि उसकी क्लियरेंस कितनी होगी। व्हीकल की लेंथ क्या डिसाइड करती है, वहाँ पे कर्व की डिजाइन दिखती है, ओवरटेकिंग डिस्टेंस हो गई हमारी, और सेफ्टी रूल्स को डिफाइन करते हैं हमारी जो लेंथ होती है। जब जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतना ज्यादा उसको कर्व लेना पड़ेगा टर्न होने के लिए, इसलिए बोला गया कर्व। और ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, ओवरटेकिंग डिस्टेंस जितना हमारी व्हीकल की लेंथ होगी उतना ही आगे जाके फिर जाएगी, आगे लगेगी ना, उतना ज्यादा पहले तो आप उसको क्रॉस करोगे आगे जाने वाले व्हीकल, फिर जाके फिर पीछे जाओगे, तो इस हिसाब से आपकी ओवरटेकिंग डिस्टेंस भी वहां पे अफेक्ट करती है। तो आपकी देख पाए कि व्हीकल की विड्थ, व्हीकल की हाइट और व्हीकल की लेंथ कैसे अफेक्ट करती है हमारी ज्योमेट्रिक डिजाइन की, रोड के ज्योमेट्रिक डिजाइन की। और हमारा जो रोड होगा वो इस प्रकार से डिजाइन होना चाहिए कि हमारा जो लार्जेस्ट व्हीकल है, जो हमारी रेगुलर उसको यूज करती है, ठीक, मतलब सड़क पे जो चलने वाली जो लार्जेस्ट व्हीकल है उसके हिसाब से हम डिजाइन करेंगे। फॉर स्पेशल व्हीकल्स एट द क्रिटिकल लोकेशन लाइक इंटरसेक्शन, मतलब हमारा चाहिए इंटरसेक्शन जैसे आपका चौराहा है, ठीक है, चौराहा है, अब मान लीजिए कोई लंबी रोड, कई लंबी व्हीकल है, तो क्या जाएगा यहाँ से आगे, तब ऐसे जाना है ना, तो यहाँ पे जो जगह है स्पेस होनी चाहिए, जो उस साइड को, उस लोकेशन को जो लार्जेस्ट व्हीकल हमारी मोस्टली एक्सेस करती हैं या हमेशा रेगुलरली हमको देखने को मिल रहा है, उसके हिसाब से इसको हम डिजाइन करेंगे, ठीक है। जो लार्जेस्ट व्हीकल है, चाहे हो सकती है, अगर हाइट में भी हो सकती है, विड्थ में हो सकती है, लेंथ में भी हो सकती है। द चॉइस ऑफ द डिजाइन व्हीकल डिपेंड्स ऑन द टेरेन, रोड इंपॉर्टेंस एंड कॉस्ट। तो क्या बोला गया कि डिजाइन व्हीकल कैसी होनी चाहिए, अगर कोई व्हीकल प्लेन में चल रही है तो उसकी आप हाइट लेंथ ज़्यादा रख सकते हो, लेकिन कोई व्हीकल जो हमारे हिली एरिया में चल रही है वो शॉर्ट रखी जाती हैं, ठीक है। जैसे डंपर देखो, जो हमारी डंपर कहेंगे या टेलर देखो, तो जो टेलर होते हैं प्लेन एरिया पे हाईवे पे चलते हैं, लेकिन जब आप हिली एरिया में जाओगे तो वहाँ पे छोटे छोटे गाड़ी मिलती है जिनकी लेंथ ज़्यादा ना हो, ताकि वो आसानी से कर्व में मुड़ जाए, ओके। रोड इंपॉर्टेंस के हिसाब से और उसके कास्ट के हिसाब से हमारी डिजाइन व्हीकल हमारी चॉइस डिपेंड करती है। इन हिली एरियाज और माउंटेनियस एरियाज रोड में भी डिजाइन फॉर द स्मॉलर व्हीकल, देखो बताया ना, स्मॉलर व्हीकल के लिए ही रोड को डिजाइन किया जाता है, इंस्टेड ऑफ लॉन्ग ट्रक या ट्रेलर कॉम्बिनेशन,
ठीक है। तो वहां पर लॉन्ग ट्रक या फिर ट्रेलर कॉम्बिनेशन के लिए वहां पे उसको डिजाइन नहीं करते। जो छोटी गाड़ियां हैं मतलब जिसकी लेंथ कम है उसके लिए वहां पे डिजाइन करते हैं। ओके, तो हमारी थी डिजाइन व्हीकल को लेकर के। अभी यहाँ पे आपको दिखाते हैं और सारी चीजें कितने यहाँ पे आपको IRC ने क्या रिकमेंड किया है। ठीक है, IRC ने क्या रिकमेंड किया है, कितना हमारी लेंथ होनी चाहिए। तो बोला गया, देखिए मैक्सिमम लेंथ ऑफ व्हीकल, अलग अलग टाइप के क्लास के व्हीकल्स होते हैं, उसको हम आगे डिफाइन करेंगे। लेकिन अभी क्या है, जो सिंगल यूनिट ट्रक है, ठीक है, जिसको M3 टाइप बोलते हैं, या फिर जिसके पास 2 एक्सल्स या मोर एक्सल्स हो। जैसे 2 एक्सल क्या हो गई, एक एक्सल ये फ्रंट हो गई, एक एक्सल पीछे हो गई, ठीक है, जिसमें पहिया लगा होता है उसको एक्सल बोलते हैं, धुरा जिसको बोलते हो। ठीक है, 2 एक्सल की है, सिंगल यूनिट में है, तो उसकी हमारी जो लेंथ है, मैक्सिमम लेंथ हमारी कितनी होनी चाहिए, 12 मीटर। यहां से यहां तक मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, 12 मीटर, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। या फिर देखिएगा सिंगल यूनिट बस है, ये देखिए ट्रक की बात की गई थी, ट्रक हमारी क्या होती है, लोडेड होती है। अगर हमारे पास बस है जो M3 टाइप के व्हीकल है, या इसमें आपको 3 एक्सल्स है या डबल डेकर है, ठीक है, डबल डेकर की हो सकती है या इसमें 3 एक्सल्स हो सकती हैं, उस टाइप की यदि लेंथ बस है, उसकी मैक्सिमम लेंथ आपकी कितनी हो सकती है, 15 मीटर हो सकती है बस। ठीक है, अगर ट्रक ट्रेलर है या सेमी ट्रेलर है या ट्रैक्टर ट्रेलर है, कुछ भी हो, ठीक है, इसमें ट्रेलर क्या होता है, इंजन अलग होती है, पीछे एक अलग ट्रेलर अलग लगा होता है, इसको इंजन खींच के ले जाता है, तो उसकी जो मैक्सिमम लेंथ हो सकती है कितनी, 18 मीटर। एक बात होगी हमारी लेंथ की। चलो वही भी बात करते हैं मैक्सिमम विड्थ ऑफ व्हीकल की बात करें, चौड़ाई की। अगर हम इसकी बात करें चौड़ाई की, ठीक है, चौड़ाई की यदि हम बात करें तो कोई नॉर्मल व्हीकल है, नॉर्मल व्हीकल की जो हमारी चौड़ाई होनी चाहिए या मैक्सिमम हो सकती है वो सिर्फ 2.6 मीटर हो सकती है। अगर कोई कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट है, व्हीकल्स हैं, तो उसकी जो चौड़ाई हो 3 मीटर तक हो सकती है। जैसे आपकी जेसीबी हो जाती है, क्रेन हो जाती हैं, तो उनकी अगर मैक्सिमम विड्थ की बात करें तो मैक्सिमम कितनी जाएंगी, 3 मीटर तक जा सकती हैं। अगर वही कोई नॉर्मल व्हीकल्स है जो हमारे पास पैसेंजर्स व्हीकल सकते हैं, ट्रेलर हो सकती है, वो हमारी हो सकती है कितनी, 2.6 मीटर तक की। अगर आप वहीं पे हाइट की बात करें तो नॉर्मल जो मोटर व्हीकल होती है उनकी जो हाइट होगी 4 मीटर से ज्यादा नहीं हो सकती है। मतलब यदि हम इसकी बात करें यहां से यहां तक की, बस की हो चाहे डबल डेक हो चाहे जो भी हो, ठीक है, डबल डेक हो चाहे जो भी हो, ये हमारी है 4 मीटर से ज्यादा नहीं हो सकती है। ठीक है, 4 मीटर तक। वहीं पे अगर कोई कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट व्हीकल्स हैं तो उसकी जो हाइट है वो मैक्सिमम आपकी 4.75 मीटर तक हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती है। तो ये IRC ने इसको रिकमेंड किया है, कितना, IRC ने इसकी लेंथ, विड्थ और हाइट को रिकमेंड किया है। और ये जो आपकी IRC 73 जो 2023 में पब्लिश हुई है उसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, पुराना कोड हो सकता है कुछ डिफरेंट दिखे, लेकिन जो मैं इस कोड को लेकर चल रहा हूं, इस कोड को मैं बता रहा हूं यहाँ पे। आप चलते हैं यहाँ पे, क्योंकि जो आपकी लेंथ है, जो आपकी विड्थ है, जो आपकी हाइट है, वो अदर चीजों को भी अफेक्ट करती है। जैसे आप यहाँ पे हो गया टर्निंग सर्कल या फिर रेडियस, टर्निंग रेडियस, तो इस केस में टर्निंग रेडियस कितना होगा वो भी ध्यान दीजिए। यहाँ पे वाइडनिंग भी होती है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक चीज और बता देता हूं, यहाँ पे इस एक्सल से लेकर के जो आगे का डिस्टेंस होता है, जो लटक रहा होता है, उसको बोलते हैं ओवरहैंग। ठीक है, OH बोलते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा अब FOH, फ्रंट ओवरहैंग। और इस पीछे गाड़ी पीछे लेकर के यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है, इसको बोलते हैं हम यहाँ पे ROH, मतलब सॉरी रियर ओवरहैंग। ठीक है, रियर ओवरहैंग उसको बोलते हैं। इस प्रकार से ये दोनों अलग अलग होती हैं। अब देखिएगा यहां पे कोई व्हीकल है जिसकी लेंथ कुछ दे रखी हुई है। ये लेंथ जो हमारी जो IRC के हिसाब से नहीं है, कुछ दूसरे डायमेंशन में, इसलिए इसको रिकमेंड मत करिएगा, बस इसको मैं समझाने के लिए दे रखा हूं। ठीक है, इसका डायमेंशन मत लीजिएगा। अब यहाँ पे कोई व्हीकल है, ठीक है, ये कोई व्हीकल जा रही है। अब जब ये मुड़ेगी, तो ये कुछ ऐसे एक पाथ हमारा, एक जो व्हीकल है वो ऐसा जाएगा, वो पाथ ऑफ लेफ्ट फ्रंट व्हील, जो लेफ्ट साइड है वो कुछ आपका फ्रंट में कुछ ऐसा जाएगा, ये वाला पाथ फॉलो करेगा। ये कैसा पड़ गया, ऐसा फॉलो करेगा। लेकिन जो आगे लटका हुआ भाग है, कोई बस है, जो बस का आगे वाला भाग है वो क्या करेगा, इसको फॉलो करेगा। ठीक है, फिर जब मुड़ेगी तो जो आपका उसका ये वाला पाथ क्या होगा, अंदर वाला है। ठीक है, तो ऐसे सीधे चली जाएगी। तो जब मुड़ेगा, देखो बस की लेंथ तो इतनी होनी, चौड़ाई हाँ होनी चाहिए, लेकिन जब मुड़ी तो उसने क्या किया, यहां तक इसने एक्स्ट्रा भी कवर पास किया। ठीक है, और ये भी जरूरी नहीं है कि जिस रास्ते से हमारी आगे वाली पहिया जा रही है उसी पाथ को पीछे वाली फॉलो करे, तो थोड़ा सा ऑफ ट्रैकिंग भी हो सकती है। इसलिए यहाँ पे जब ये टर्न होता है तो वहां पे आपकी लेंथ भी ज्यादा रखनी पड़ती है, उसकी विड्थ भी ज्यादा रखनी पड़ती है रोड की, जिसको बोलते हैं वाइडनिंग ऑफ कर्व। तो अभी हम आगे उसको भी पढ़ेंगे। तो वहां पे
इसका भी ध्यान देना होता है, इसलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं उसकी विड्थ भी इंपॉर्टेंस रखती है। तो यहाँ बोला गया देखिएगा जो हमारा टर्निंग रेडियस होना चाहिए वो देखिए कितना होना चाहिए। पब्लिक सर्विस व्हीकल है, जैसे हमारे पास व्हीकल जिसकी हमारी लेंथ 8.3 मीटर से कम है, अगर व्हीकल की जो लेंथ है 8.3 मीटर या उसके कम है तो हमारी जो रेडियस होगी वो 20 मीटर होगी। वही 8 से 11 मीटर की व्हीकल की लेंथ है तो हमारी जो टर्निंग रेडियस होगा वो 22 मीटर का होगा। अगर व्हीकल की जो लेंथ है 11 मीटर से ज्यादा है तो उसकी जो हमारी टर्निंग रेडियस होगी या रेडियस ऑफ कर्व होगा वो 24 मीटर का होगा। रेडियस ऑफ कर्व मतलब साथियों यहां से यहां तक, ठीक है, ये से यहां तक, ठीक है, कितना होगा हमारा 24 मीटर का होगा। ओके, चलो कमर्शियल व्हीकल की यदि हम बात करें, कमर्शियल व्हीकल की बात करें तो टर्निंग सर्कल जो हमारी रेंज होती है, जो टर्निंग सर्कल है जो घूमने वाली है हमारी कितनी होगी 9 मीटर से 26 मीटर तक हो सकती है। मुफ्ती हमारी जो दी जाती है वो 12 मीटर से 21 मीटर तक के बीच में हम देते हैं, ठीक है। प्राइवेट कार की तो 8 से 14 मीटर में आसानी से मुड़ जाती है रेडियस में। तो ये हमारी थी क्या टर्निंग रेडियस, टर्निंग घूमने के लिए जो हमारी रेडियस की जरूरत पड़ेगी उसके हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। और कुछ चीजें और भी ध्यान देनी है, क्या क्या देखिएगा, व्हीकल्स कैन नॉट टर्न सडनली फ्रॉम द स्ट्रेट रोड टू फुल स्टीयरिंग, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं ऐसे गया तुरंत फुल तुरंत स्टीयरिंग पूरा घुमा करके तब हमको टर्न करना हो रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कभी भी। तो हमको जो मतलब कि इसका क्या है कि जब हम यहाँ पे कर प्रोवाइड करें तो ग्रेजुअली प्रोवाइड करवाएं। ओके, ये चीज हो गया। एक्स्ट्रा रोड विथ मस्ट बी प्रोवाइडेड फॉर द रियर व्हील ऑफ ट्रैकिंग। जैसे मैंने बताया कि आगे वाली रोड तो चली जाती है, आगे वाली क्या करेगी, अगर हमको पीछे वाले को सही से इस पे लाना है तो आगे वाले थोड़ा आगे से घुमाते हैं ना। कभी आपने ट्रक मुड़ते हुए देखा है, क्या करेगा आगे ऐसे जाएगा, इसको मुड़ना है ऐसे पाथ पे तो क्या करेगा व्हीकल आगे जाएगा फिर ऐसे मुड़ जाएगा, ऐसे मुड़ेगा। तो जो फ्रंट व्हीकल है, जो फ्रंट वाला है वो थोड़ा सा जो आगे जा रहा है, ठीक है, जो रियर व्हील या फ्रंट का है वो आगे जो जा रहा है आगे से ऑफ ट्रैकिंग जाके तब मुड़ता है, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा एक्स्ट्रा रोड की विड्थ हमको प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। ए मिनिमम टर्निंग डायमीटर ऑफ 26 मीटर इज जनरली रिकमेंडेड। तो इस केस में आपको जैसे हमारा ये वाला केस हुआ, हमको ऑफ ट्रैकिंग करनी पड़ी, बाहर से जाकर तब मोड़ना पड़ा, इसके लिए हमको लगभग 26 मीटर का जनरली हमको यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्व रोड हमको देना पड़ता है। ओके, जब हमारा हिली एरिया हो या स्टीप टर्न हो वेयर सेमी टेलर्स आर यूज्ड मिनिमम टर्निंग डायमीटर ऑफ 21 मीटर में बी एक्सेप्टेड। तो हमारा प्लेन एरिया में 26 मीटर और हमारा जो सेमी ट्रेलर हो और हिली एरिया में हम बना रहे हैं तो वहाँ पे 21 मीटर का यहाँ पे रेडियस कर्व या टर्निंग रेडियस हमारा एक्सेप्ट किया जाता है। तो ये चीज आपने समझ लिया थोड़ा सा आपका डिजाइन स्पीड को लेकर के, और कैसा हम रोड की जो जो व्हीकल की लेंथ है विड्थ है वो रोड को कैसे अफेक्ट कर रही है वो आपने देखा। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। अब यहाँ पे जो ड्राइवर का परफॉर्मेंस है वो भी अफेक्ट करता है हमारे रोड की डिजाइन को लेकर के। देखिए कैसे, भाई व्हीकल को कौन चलाएगा, एक ड्राइवर चलाएगा। यदि ड्राइवर को नहीं दिख रहा है तो क्या ही चला पाएगा, और अगर दिन में देख पा रहा रात में नहीं देख पा रहा तो रात में एक्सीडेंट कर देगा, खुद नहीं तो कोई और का एक्सीडेंट कर देगा, उसमें अपना नुकसान नहीं किसी और को नुकसान होगा। तो उसका विजन भी ध्यान देना होता है। तो विजन के हिसाब से हम क्या करते हैं रोड को डिजाइन करते हैं, एक नॉर्मल विजन को लेकर चलते हैं, उसके हिसाब से हम उसकी डिस्टेंस रखते हैं। देखिए क्या क्या रखते हैं यहाँ पे, देखिएगा द जोन ऑफ क्लियर एक्यूट विजन इज वेरी स्मॉल अबाउट 3 डिग्री फ्रॉम द सेंटर ऑफ आई। देखिएगा ये व्हीकल है, यहाँ पे ड्राइवर बैठा है, ये आपका 3 डिग्री, ठीक है, नहीं ये 3 डिग्री और भी कम होता है। जैसे आपकी मान लीजिए यहाँ व्हीकल हो गया, इसके सिर्फ मान लो 3 डिग्री, ठीक है, कितना सिर्फ 3 डिग्री सेंटर ऑफ आई से, ये 3 डिग्री। यहां पे जो कर्व बन रहा है, ये जो एंगल बन रहा है इसको बोलते हैं एक्यूट एंगल, ठीक है, किस बनाएंगे हम एक्यूट एंगल बनाएंगे। ये क्या होता है क्लियर जोन कहलाते हैं इसको, क्लियर जोन मतलब कि ये अगर आपका सामने इसको आराम से कोई दिक्कत नहीं, आदमी हमेशा पर्सन सामने देखता है तो इतना वो देखेगा, ठीक है, ये आपका क्लियर जोन होता है। विजन स्टिल जनरली गुड अप टू द 10 to 12 डिग्री। और भी बात करें तो 10 से 12 डिग्री तक भी यदि पर्सन थोड़ा सा इधर उधर करता है तो देख सकता है, आराम से देख पाएगा। और कोई भी अगर ऑब्जेक्ट आता है उसकी आई सेंटर से लेकर 10 से 12 डिग्री तक तो आराम से चीजों को देख सकता है। तो जहां पे ये देखा गया, देखिए ये आपका 3 डिग्री तक एक्यूट एंगल हो गया, ये 3 डिग्री वाला है, ये आपका 10 से 12 डिग्री तक हो जाएगा, ठीक है। तो विच इज इंपॉर्टेंट फॉर रीडिंग ट्रैफिक सिग्नल एंड सिग्नल, ठीक है। तो ट्रैफिक वैसे आप इसलिए क्या हुआ, ये इतना क्या देख पाओगे, आप इतना विजन तक आराम से आदमी की नजर में आ जाता है 10 से 12 डिग्री तक। तो इसलिए यहाँ पे ये वाला जो एंगल होता है इसको हम बोलते हैं यहाँ पे
ये फोकस विजन हो गया, इसको हमने क्लियर जोन बोल दिया, इसको हम सेंट्रल विजन बोल दिए। इसी जोन में आपका जो ट्रैफिक सिग्नल्स है, जो बोर्ड्स हैं, जो होर्डिंग्स है, वो इसी एंगल पे रखा जाता है आई को लेकर के, ठीक है। पेरिफेरल विजन हेल्प्स इन सीइंग ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे देखिएगा, कोई भी पर्सन, पेरिफेरल विजन क्या होता है, अब जो 10 से 12 के बाद 3 तक हमारा क्या था, क्लियर जोन था। 10 से 12 तक हमने क्या किया था, वो हमारा विजन था, वो भी हमारा अच्छा खासा था। और उसके बाद हमारा यदि हम 160 डिग्री हॉरिजॉन्टली, 160 डिग्री ऐसे सामने देख रहे हैं तो 160 डिग्री हॉरिजॉन्टली हम देख सकते हैं। मतलब अचानक मतलब सेंस, हमारा सेंस करती है आंखें, ठीक है। ऐसा नहीं हम ऐसे घुमा के देखें, आराम से देख सकते हैं 160 डिग्री तक। 80 90 इधर हो जाएगा, 90 इस साइड आप घुमा सकते हैं ना कि इधर कुछ है। और 113 डिग्री वर्टिकल, 115 डिग्री वर्टिकली, मतलब कि ऊपर से नीचे तक, इतना हमारा गुड होता है। मतलब कि आप पर्सन जो है वो आराम से पेरिफेरल विजन में इसको देख सकता है, कोई ऑब्जेक्ट है उसको सेंस कर सकता है। तो कलर विजन इज इंपॉर्टेंट फॉर द रिकॉग्नाइजिंग ट्रैफिक लाइट्स एंड साइन कलर्स। और कलर विजन भी हम अच्छा खासा होना चाहिए, जो पर्सन है वो कलर को समझ पाए। RWGB हमारा, सॉरी RGB हमारी रेड ग्रीन ब्लू हो गया, येलो हो गया, तो उस कलर को पहचान में, ताकि वो जो उसके साइंस हैं कलर को लेकर के वो समझ पाए कि हमको स्टॉप रहना है कि चलना है कि रुकना है। इतना तो उसको कैबल होना चाहिए। मैं भी कलर ब्लाइंडनेस हूँ, कभी कभी ये नहीं समझ में आता है, मतलब कि सिग्नल समझ में आते हैं, कुछ माइनर कलर्स नहीं समझ में आते हैं, ठीक, कुछ माइनर कलर्स। तो मुझे व्हीकल चलाने में कोई दिक्कत नहीं आती, व्हीकल चलाने में कोई दिक्कत नहीं, हर कलर समझ लेंगे। कुछ नॉर्मल कलर में डिफ्रेंशिएट करना, जैसे 4 कलर हो गए, हल्का फल्का उसका ग्रेडिंग हो गई, तो वहाँ पे दिक्कत आता है, उसको कलर ब्राइटनेस कलर विजन में नहीं लेंगे। लेकिन अगर हमको कुल मिला के हमको यहाँ पे रेड हो गया, हमारा येलो हो गया, ग्रीन हो गया, और आपका इतना, और ब्लू भी हो जाएगा, इतना हमको यहाँ पे पहचान में आना चाहिए। ओके, ड्राइवर मस्ट अडॉप्ट द ग्लेयर फ्रॉम हेडलाइट एंड चेंज इन लाइटिंग ब्राइट टू डार्क एंड वाइस वर्सा। जैसे अगर हम बात करें तो जो ड्राइवर्स है, ड्राइवर को कलर में चेंज करना, या जो आगे से आने वाली रोशनी है उसके बीच में डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए। रात में अधिकतर क्या होता है, आप जा रहे हो, आप अपनी गाड़ी लेके जा रहे हो, अचानक से कोई गाड़ी आती है, उसकी हेडलाइट, उसकी मेन फोकस लाइट ऑन है, डायरेक्ट आपकी आंख में जाती है, लेकिन वो आपका इतना आंख मजबूत होनी चाहिए कि उसकी लाइट, और जैसे गाड़ी गई, अपनी गाड़ी के अपने फोकस कर को अपने लेन में आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ जाए कि ये गाड़ी का जो कॉर्नर है कहाँ पे खत्म हो रहा है, ताकि मैं पास ले पाऊँ या कट मार पाऊँ। ये सारी चीजें आपको होती है। कभी क्या होता है, सामने वाला मार देगा, चकाचौंध जिसको लग जाता है। तो जो ड्राइवर की जो आइज है वो इतना मस्ट, जो हमारा ड्राइवर है इतना बढ़िया कैपेबल होना चाहिए इसको डिफ्रेंशिएट करने में। एबिलिटी टू एडजस्ट डिस्टेंस, हाइट एंड स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज एसेंशियल फॉर द सेफ ड्राइविंग। तो जो ड्राइवर है उसके पास इतनी अच्छी खासी जजमेंट होनी चाहिए, जजमेंट डिसीजन होना चाहिए कि वो अच्छे से जो डिस्टेंस हो, किसी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, हाइट और स्पीड, ऑब्जेक्ट की स्पीड को भी सेंस कर पाए। जैसे होता है ना, सामने वाली गाड़ी कितनी स्पीड से आ रही है उस हिसाब से हम भी अपनी स्पीड करते हैं, चेंज करते हैं। जब हम ओवरटेकिंग कर रहे होते हैं तब भी हम सामने वाली गाड़ी कितनी स्पीड से जा रही है उसके हिसाब से अपना स्पीड लेते हैं, तब ओवरटेक करते हैं। तो इतना हमारे पास जज करने की क्षमता होनी चाहिए। ओल्डर ड्राइवर नीड स्पेशल कंसिडरेशन इन रोड डिजाइन एंड कंफर्मेशन। ठीक है, जैसे हमारे पास ओल्डर ड्राइवर, जैसे बूढ़े लोग हो गए हैं, पुराने ड्राइवर हैं, ठीक है, उनके हिसाब से अलग से उनको भी थोड़ा सा लेना चाहिए कि वो लोग भी रोड डिजाइन, वो भी ट्रैफिक में हैं, अभी वो भी व्हीकल को चला रहे हैं। तो इसीलिए जो बूढ़े लोग हैं, मतलब उनको भी लेकर के हमको रोड को डिजाइन करना चाहिए। ऐसा सिर्फ हमको जवान जो लोग हैं उन्हीं को लेकर के हम रोड को डिजाइन करते, बूढ़े लोग चलाए ही ना, ऐसा तो हो नहीं सकता, तो वो भी चलाएंगे। तो ये हमारे विजन को लेकर के होता है, विजन में इतनी सारी चीजें होती हैं। ठीक, तो आप देख पा रहे हो, बस 3 चीजें होती है हमारे पास। 3 डिग्री अंदर जो सामने देखते हो वो एक्यूट एंगल होता है। फिर उसके बाद हमारा जो हमारी ट्रैफिक सिग्नल्स होती है 10 से 12 डिग्री के अंदर में रखी जाती हैं, 10 से 12 डिग्री के अंदर, ताकि हम आराम से हमारी नजर उस पर पड़ जाए। कहीं भी अगर सिग्नल आता है, कोई भी बोर्ड आता है, वहाँ नजर पड़ जाए। ठीक है, और ये हमारे जो सेंसर होते हैं, इतना हम सेंस कर पाते हैं। अगर इस दायरे में कोई भी अगर रेंज ऑब्जेक्ट आता है तो थोड़ा बहुत रेंज कर लेंगे। ऐसा नहीं होता कि नहीं दिखेगा, वो दिख जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप रोड पे जा रहे हो, कोई जाने कुत्ता आ गया, कुत्ता कहाँ से आएगा, बगल से आएगा, तो आराम से क्या पहले कोई ऑब्जेक्ट तो आ रहा है, ठीक है, कोई नजर पहले पड़ जाएगी वहां पे। उसके बाद वो किस में आ जाएगी, 10 से 12 डिग्री वाले पे आएगी, फिर 3 तक आएगी, फिर आप रोकोगे, ब्रेक लगाना होगा ना। इसी टाइम पे आपको इस विजन की जरूरत पड़ती है, इस सब सेंस की डिग्री की जरूरत पड़ती है। थोड़ा सा और चीज है यहाँ पे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप कॉन्सेप्ट है वो हम यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, इसके अलावा एक छोटा सा टाइप आएगा इन्वायरमेंटल और इकोनॉमिक, उसको हम देख करके यहाँ पे सेक्शन 3 हमारा खत्म होगा। अगला हमारा यहाँ पे हियरिंग। हियरिंग की कब जरूरत पड़ती है? अधिकतर जो हमारे पैदल यात्री होते हैं या साइकिलिंग सोचते हैं उनको जरूरत पड़ती है, और हमको भी जरूरत पड़ती है। हर कोई क्या चीज सुनने में, कोई पीछे से अगर व्हीकल हॉर्न दे रहा है तो हमको उसको सुनने में कैपेबल होना चाहिए।
ठीक है। तो हेयरिंग कैपेसिटी भी हमारी डिपेंड करती है। तो हेयरिंग हेल्प्स रोड यूजर स्पेशली पेडेस्ट्रियन एंड साइक्लिस्ट, साउंड्स लाइक हॉर्न, व्हीकल नॉइज, वार्न पीपल ऑफ डेंजर। ठीक है, हॉर्न कब देते हैं, सामने से कोई हॉर्न देगा कब देगा कि आप डेंजर में हो, आप सुधर जाओ, आप सतर्क हो जाओ। ठीक है, इसके लिए एल्डरली पीपल विद पुअर आई साइट्स ऑफन डिपेंड्स मोर ऑन द हियरिंग। जो बूढ़े लोग होते हैं, जो पुराने लोग होते हैं, जिनकी आई साइट थोड़ा कमजोर हो गई है, वो सुनने में काफी ज्यादा फोकस करते हैं, सुन करके व्हीकल चलाते हैं। ठीक है, क्योंकि उनकी नजर कमजोर हो चुकी है। इसके लिए एक थ्योरी आई है, बहुत बढ़िया थ्योरी है, मैं इसको समझाऊंगा अच्छे से और आपको समझ में आएगा। यहाँ पे एक और अलग फैक्टर हमारा साइकोलॉजिकल फैक्टर्स है। ये हमारे हेयरिंग हो गई, विजन हो गया। ठीक है, विजन के बाद हमने क्या बताया था, डिजाइन स्पीड बताया था आई थिंक, हाँ व्हीकल डिजाइन था। हमने अभी बात किया यहाँ पे विजन की बात किया। ठीक है, ड्राइवर परफॉर्मेंस को लेकर के हेयरिंग की बात किया। अब ड्राइवर के जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स है उसी में आता है आपका साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। यहाँ पे एक आता थ्योरी, यहाँ पे PIEV थ्योरी। क्या है PIEV थ्योरी? P फॉर परसेप्शन, I फॉर यहाँ पे इंटेलेक्शन, E फॉर आपका इमोशंस, V फॉर आपका वॉल्यूशन। अब देखिएगा परसेप्शन, देखिए समझिएगा, रिसीविंग इंफॉर्मेशन थ्रू द आईज, ईयर्स एंड सेंसेस। इंटेलेक्शन हमारा है अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रिटेशन द सिचुएशन। इमोशन पर्सनल फीलिंग दैट अफेक्ट द डिसीजन मेकिंग, एंड वी आपका होता है विल टेकन टू एक्शन। देखिए समझिएगा कि चीज, मैं रोड पे जा रहा हूं, रोड पे मुझे कोई ऑब्जेक्ट दिखा, जो ऑब्जेक्ट दिखा वो होता हमारा स्टिमुलस। जो भी चीज हमारी ट्रिगर करे वो कहता है हमारा स्टिमुलस। जैसे हमने क्या किया, मैंने रोड पे गया, मैं इस रोड पे गया, वहां मुझे गुलाब जामुन दिखाई दिया, मीठा दिखाई दिया, मेरे मुंह में पानी आ गया। तो वो जो गुलाब जामुन था वो क्या था, हमारे लिए स्टिमुलस था। वो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, स्टिमुलस है। हमने किसी उसके कारण जो हमारा मुंह में पानी है वो क्या, हमारा रिएक्शन था। ठीक है, तो अभी हम यहाँ बात कर रिएक्शन को, रिस्पॉन्स था हमारा, वो चीज समझाऊंगा। हमारा रिएक्शन रिस्पॉन्स था। मैंने पार्टी में गया, मैंने गाना सुना अच्छा सा डांस वाला, जो डांस था, डांस सुना, गाना सुना, मेरे अंदर डांस की फीलिंग आने लगी। तो जो सॉन्ग था ना वो हमारे के लिए क्या है, स्टिमुलस है, वो कारक है, वो ऑब्जेक्ट है। और मेरे अंदर डांस वाली फीलिंग आना हमारा क्या है, वो रिस्पॉन्स है, रिएक्शन है। ठीक है, तो रिस्पॉन्स और रिएक्शन जो समझ लिए। अब आते हैं रोड के टर्म में। हमने कोई ऑब्जेक्ट देखा तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट क्या होगा, हमारा स्टिमुलस होगा, जिसके कारण जो हमारे अंदर ब्रेन में जाएगी, क्या जाएगी, हमारी ब्रेन में जाएगी। अब ब्रेन में जाने का जो प्रोसेस हमारा क्या हो जाएगा, हमारा परसेप्शन हो जाएगा। हमने क्या किया, आइज, ईयर, सेंसेस, हमने कुछ टच अनुभव किया। अनुभव किसका किया, किसी स्टिमुलस का। ठीक है, उसका यहां तक ब्रेन तक पहुंचना हमारा हो गया परसेप्शन हो गया, मतलब कि उसको हमको सेंस करना हमारा क्या हो गया, परसेप्शन हो गया। ठीक है, कुछ मैंने कोई इंफॉर्मेशन हमारा ब्रेन ने रिसीव किया, वो भी हमारा क्या हो गया, परसेप्शन हो गया। अब यहाँ पे दो चीजें होंगी आपकी ब्रेन में क्या होगा, दो चीज होगा। पहला होगा आपका इंटेलेक्शन। इंटेलेक्शन क्या होता है, देखिएगा, अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रेटिंग द सिचुएशन। अब आपने देखा, जैसे बताया, आपने सामने कोई कुत्ता आते हुए देखा, तो कुत्ता आया, आपकी आंखों ने देखा, आंखों ने तुरंत इन्फॉर्मेशन पहुंचाया किसको, ब्रेन को। अब ब्रेन को इन्फॉर्मेशन पहुंचा दिया, वो तुरंत ब्रेन तक पहुंचाना हमारा क्या हो गया, इन्फॉर्मेशन हो गया। ब्रेन में अब दो चीजें होंगी। पहला, आप उस सिचुएशन को समझोगे कि कुत्ता क्या वहीं पे रुक जाएगा या पूरा रोड के बीच तक आएगा, उसका क्या सिचुएशन है, विद इन द सेकेंड सब चलती है। कुत्ता का रोड पे आने वाला है, रुकने वाला है, कितना स्पीड में है, क्या वो मेरे जाते तक वो रोड मेरे व्हीकल कार के सामने आ जाएगा या फिर नहीं आ पाएगा, सब ब्रेन में चलता। तो उस सिचुएशन को समझना, ठीक, उस सिचुएशन को समझना हमारा क्या है, वो इंटेलेक्शन है। फिर उसके बाद आता हमारा इमोशन, पर्सनल फीलिंग दैट अफेक्ट डिसीजन मेकिंग। अब ये होता है उस टाइम पे आपने देखा, आपको लगता है कुत्ता आ जाएगा बीच तक, अब आपकी पर्सनल फीलिंग आएगी, या रोके कि जाने दे, ठीक, कुत्ता ही तो है। अब यहां पे आपको दो चीज है, ये चीज अब क्या बताएगा, अब यहां पे आपकी फीलिंग होगी कि आपको ब्रेक मारना है या स्पीड बढ़ानी है, कि आपको दबा के ही चले जाना है या स्पीड कंट्रोल करना है, रुक जाना है तब जाना है। ये चीज आपकी पर्सनल फीलिंग होगी। वहां पे इमोशंस आते हैं, तो ये दोनों कहां चलेंगे, आपकी ब्रेन में चलेंगी, IE। फिर आप होगा वॉल्यूशन, आपका रिएक्शन। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप एक्शन लेना चाहते हो कि नहीं लेना चाहते। आपने क्या किया, कुत्ते, हाँ मुझे ब्रेक मार के इसको रोकना है, कुत्ते को बचाना है, आपने डिसीजन लिया। ठीक है, वो क्या होगा, आपका एक्शन विल, आपने लेने की इच्छा की। अब वो क्या हो गया, आपका वॉल्यूशन हो गया, आपका V हो गया। ठीक है, तो ये वाला पार्ट था। आपने सुनिए, ये भी ग्राफ देखिए, अच्छा बहुत बढ़िया ग्राफ बनाया है। ये सब आपका यहां पे चलता ब्रेन के बगल, मतलब कि हमने, अब मैं कार चला रहा हूं, मैं जो सभी सब चीज, मैंने कुत्ते को देखा, कुत्ते को देखने के बाद उसने मेरे दिमाग तक, मेरा नजर गया, मेरे दिमाग पहुंचे के बाद मैंने सोचा,
कि मेरे स्पीड तक आएगा कि नहीं आएगा। फिर मैंने इमोशन जोड़ा कि मुझे बचाना चाहिए कि नहीं बचाना चाहिए, इमोशन वो हमारे साथ क्या ब्रेन में चला। फिर ब्रेन ने बोला कि मुझे एक्शन लेना चाहिए। ब्रेन ने सोचा, हमने सोचा मुझे एक्शन लेना चाहिए, मुझे गाड़ी को रोकना चाहिए, बाइक कार को रोकना चाहिए। तो थोड़ा सा मुझे आगे भेज दिया। अब वो किसको भेजेगा, अब पैर को भेजेगा, पैर तुम ब्रेक मार। वहां पे तक क्या वोलिएशन था। अब ब्रेक मारो वो मेरा क्या था, रिस्पांस। अब ब्रेक मारना मेरा रिस्पांस है, पैर से जब मैं ब्रेक मार रहा हूं वो मेरा रिस्पांस है। मैंने हाथ से ब्रेक दबाया वो मेरा रिस्पांस है, ठीक है। बाकी उसके पहले मेरे वो क्या था, वो वोलिएशन था। मैंने क्या किया था, मेरा टेक एक्स विल टू एक्शन, विल टू टेक एक्शन हमारा क्या था, वोलिएशन था, ठीक है। अब मैं ब्रेक मारूंगा, ब्रेक मारूंगा, ब्रेक मारने के बाद हमारी गाड़ी क्या आएगी, स्पीड में ओ कंट्रोल में आएगी। तो यहां पे देखिएगा इसमें कुछ टाइम लगता है स्टिमुलस को देखने में। यहां से परसेप्शन, फिर इंटेलेक्शन, इमोशन, फिर यहां पे रिलेशन को यहां तक ब्रेक मारने तक कुछ टाइम तो लगेगा। यहां तक मैं था, ये तक आपको ड्राइवर पे डिपेंड कर रहा था कि ड्राइवर कितनी जल्दी से किसी भी ऑब्जेक्ट को परसीव कर पा रहा है, गदर कर पा रहा है, कितने जल्दी से वो चीजों को सोच पा रहा है, डिसीजन ले पा रहा, कितनी जल्दी से वो ब्रेक मार पा रहा। ब्रेक मारते समय वो कहां तक आया था, वो रिस्पॉन्स तक आया था। तो इसका टाइम भी एज के हिसाब से, आदमी के इमोशन के हिसाब से, आदमी की जो डिसीजन अंडरस्टैंडिंग है उसके हिसाब से डिपेंड करती है, ठीक है। अब जब वो ब्रेक मार देगा तब तुम्हारा क्या होगा, व्हीकल पे डिपेंड करेगी। ब्रेक उसने लगा दिया, अब व्हीकल पे डिपेंड करेगी वो कितना दूर जाके रुकेगी। तो हमारा क्या होगा, वो रिफ्लेक्शन एक्शन हो गया। लेकिन यहाँ पे अभी हम जो बात करें वो हम यहाँ बात करें स्टिमुलस से रिस्पांस तक, जिसके लिए भी टाइम डिसाइड किया गया है, ठीक है। तो जो हमारा जो पीआईवी पूरा ग्राफ है ये यही दिखाया ना कि टाइम कितना टोटल टाइम लिया जाएगा, टेकन टू परसीव, अंडरस्टैंड, डिसाइड एंड एक्ट। इन तीनों चारों चीजों में करने में कितना टाइम लगेगा, हमारा PIEV ग्राफ दिखाता है। इस ग्राफ को आप याद रखिएगा। अब देखिए आगे समझते हैं। अब यहां पे जो हमने बताया ना टेक रिएक्शन लेना, तो उसमें कुछ टाइम लगेगा ना। तुरंत ऐसा नहीं तुरंत आप ब्रेक लग गया, नहीं, उसमें कुछ टाइम लगता है। हम उसको डिसाइड करते हैं क्योंकि अब हम मोशन में हैं। सोचिए आप 120 की रफ्तार से जा रहे हो, आपको 1 सेकंड भी 2 सेकंड को आपको टाइम मिला, 2 सेकंड आप 3 सेकंड आपने सोचने में लगा दिया, काफी दूर चले गए होंगे उस टाइम में। तो इसलिए यहाँ पे इसको भी हम कंसिडरेशन में लेते हैं जब हम डिजाइन करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा हमारा एवरेज टाइम लिया जाता है वो 0.6 से 2 सेकंड लिया जाता है फॉर एक्सपेक्टेड सिचुएशन। नॉर्मल सिचुएशन में हम 0.6 से 2 सेकंड तक हम यहाँ पे इस PIVE टाइम को लेते हैं। अब देखिए कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट है तो क्या होता है, हमारा जो रिएक्शन टाइम है थोड़ा 35% बढ़ जाता है। पहले से पता तुमको ब्रेक मारना है तो आराम से हम 2 सेकंड के अंदर हमने डिसीजन ले लिया, हमने मार दिया। लेकिन कोई अचानक चीज हो गया, कोई इमरजेंसी आ गई, उस टाइम हमारा क्या होता है, रिएक्शन टाइम हमारा जो होता है 35% इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि हमको वहां पे सोचना भी पड़ता है, ठीक। सोचने के बाद उसको हमको रिएक्शन में लेना पड़ता है, तो उस टाइम हमारा कितना इंक्रीज होता है, 35%। तो अब सम ड्राइवर्स में टेक अप टू 2.7 सेकंड टू रिस्पॉन्ड। तो इस अनएक्सपेक्टेड इवेंट में हमारा जो रिस्पॉन्स है टाइम है, जो रिस्पॉन्स टाइम हो 2 सेकंड से बढ़कर कितना हो गया, 2.7 सेकंड हो गया। कॉम्प्लेक्स डिसीजन टेक मोर टाइम देन सिंपल वन। अगर हमारा कॉम्प्लेक्स डिसीजन है, ठीक, सामने कुत्ता भी है, इधर बच्चा भी है, ठीक है, और सामने बाइक, मैंने कार ले रहा हूं, सामने वाला भी स्पीड में है, अगर मैं आगे कुत्ते को देख कर रोक रहा हूँ, पीछे लोग तो नहीं दिख रहा है, मैंने रोका तो उस टाइम मेरा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो गया ना। इधर कुत्ते को रोकूं, ठीक, मैं रोक लिया, लेकिन पीछे वाला मुझे धक्का दे देगा, तो सब कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में आ जाते हैं। तो उस टाइम में मुझे हम लोगों को और टाइम लग जाएगा इसको रिएक्शन में लाने के लिए। तो ये बोला गया जो कॉम्प्लेक्स डिसीजन होगी वो थोड़ा सा और टाइम ले सकती हैं, ये भी बताया गया यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिएगा हमने जो डिजाइन वैल्यू हमने इंक्लूड करते हैं, जब हम इसकी बात करते हैं यहाँ पे कंसिडरेशन की, तो हमारा जो 2.5 सेकंड लिया जाता है फॉर द कैलकुलेटिंग स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। आगे हम चलेंगे SSD, जब साइड डिस्टेंस कैलकुलेशन करेंगे तो हम यहाँ बात करेंगे SSD की बात करें तो यहाँ पे जब स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस की बात करते हैं तो हम इसको हम लेते हैं 2.5 सेकंड। और अगर हम ऑर्डिनरी ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस की बात करते हैं तो यहाँ पे 2 सेकंड लेते हैं। देखिएगा जब हम गाड़ी को स्टॉप करते हैं, हम किसी इमरजेंसी में आकर रोकते हैं, अचानक ब्रेक मारते हैं, तो वहाँ पे हमको रिएक्शन टाइम थोड़ा सा ज्यादा लग सकता है। ओवरटेक ले रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम लेके तब हम ओवरटेक करना चालू करते हैं, तो वहाँ पे इसके लिए यहाँ पे इसका रिएक्शन टाइम हमारा जो है रिएक्शन टाइम हमारा क्या है, कम है, 2 सेकंड है। तो 2.5 सेकंड हमारा इमरजेंसी केस में और हमारा 2 सेकंड हमारा है नॉर्मल स्पैन टाइम में, ठीक है। तो ये चीज हमारा क्या था, डिजाइन वैल्यूज है हमारी, ठीक है। चलिए ये हमारी हो गई। और 2 फैक्टर और बचते हैं, उसकी हम बात करते हैं। हमारा ट्रैफिक हो जाता है, हमारा हो जाता है एनवायरमेंटल एंड इकोनॉमिक फैक्टर।
ये सब हमारे क्या है सेक्शन 3 में बात की गई, जो मैं IRC के सेक्शन 3 में बात कर रहा हूं। अब आता हमारा ट्रैफिक। तो रोड डिजाइन शुड बी कंसिडर्ड द अमाउंट एंड नेचर ऑफ ट्रैफिक यूजिंग द रोड। हमको ये भी देखना है कितना नंबर ऑफ ट्रैफिक उस रोड से जा रहा है और किस टाइप का वहां पे नेचर है। वहां पे बाइक ज्यादा आ रही है या कार ज्यादा है या फिर आपके कमर्शियल व्हीकल्स ज्यादा हैं, उसके हिसाब से हम यहाँ पे रोड की डिजाइन करेंगे। या फिर हमारा कितने अमाउंट में पर्सनल कार्स हैं, कितने अमाउंट में आपके कमर्शियल व्हीकल्स हैं, कितने अमाउंट में आपके ट्रक्स हैं, ठीक है, ट्रेलर्स हैं, इसके साथ हम क्या करेंगे रोड की डिजाइन करेंगे। ट्रैफिक डाटा जो हमारी है यूजुअली टेकन फॉर 1 आवर पीरियड, इट इज द बेस्ट एविडेंट ऑफ रियल रोड कंडीशन। तो हम यहाँ पे 1 आवर पीरियड हम यहाँ पे क्या लेंगे, रोड डाटा लेंगे, ठीक है, रोड की यहाँ पे जो ट्रैफिक सर्वे करते हैं हम यहाँ पे। ट्रैफिक चेंजेस ड्यूरिंग द डिफरेंट आवर ऑफ द डे, सो चूजिंग द राइट डिसीजन ट्रैफिक वैल्यू इज इंपॉर्टेंट। अब भाई हर समय अगर रोड पे हर समय उतना ही स्पीड उतनी ट्रैफिक नहीं होती है, कभी कम होती है कभी ज़्यादा होती है। शाम में जब ऑफिस से छूटते हैं लोग तो ज़्यादा ट्रैफिक होती है, सुबह जब ऑफिस में जाते हैं तब ज़्यादा ट्रैफिक होती है, दोपहर में कम होती है, रात में अगर 12 बजे देखो तो बहुत कम होगी। तो ये भी डिपेंड करता है कि आप ट्रैफिक का कैलकुलेशन कब कर रहे हो, कब उसकी काउंटिंग कर रहे हो। तो एक राइट टाइम पे डिजाइन ट्रैफिक को कैलकुलेट करना भी हमारा इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है। डिजाइन फॉर पीक आवर ट्रैफिक इज कॉस्टली व्हाइल यूजिंग द एवरेज ट्रैफिक में बी यूज्ड। अगर हम पीक आवर की बात करें, ठीक है, ऑफिस टाइम पे जब मैं बात करूँ काफी ज्यादा व्हीकल छूटते हैं, काफी ज्यादा लोग होते हैं रोड पे, पर उस टाइम पे अगर हम करेंगे तो वहां पे काफी ज्यादा वॉल्यूम में लोग हैं, व्हीकल्स हैं, तो उस टाइम हमको रोड चौड़ी रखनी पड़ेगी, ठीक है, और कर्व काफी अच्छे रखने पड़ेंगे, ट्रैफिक सिग्नल की ज्यादा महत्वपूर्ण रखना पड़ेगा, सब कुछ यहाँ पे एक्यूरेट होना चाहिए। तो उस टाइम हमारा कॉस्टली हो जाएगा। तो उसके बजाय हम पीक आवर के बजाय हम क्या करते हैं, एवरेज ट्रैफिक को लेकर के हम रोड को डिजाइन करते हैं। Therefore, a reasonable hourly traffic value is used for the geometric design। तो क्या बोला गया यहाँ पे, एक चीज बोला गया रीजनेबल आवर्ली ट्रैफिक की हम बात करते हैं, पीक आवर ट्रैफिक बात छोड़ दो, यहाँ पे हम क्या करते हैं रीजनेबल आवर्ली ट्रैफिक वैल्यू की हम यहाँ पे कंसिडरेशन में लेते हैं रोड को डिजाइन करने के लिए। अब क्या क्या ध्यान देना होता है, इंपॉर्टेंट ट्रैफिक कंसिडर आर द डायरेक्शन ऑफ द ट्रैफिक, ट्रैफिक डायरेक्शन क्या है, व्हीकल की टाइप्स क्या है और ट्रैफिक की स्पीड क्या है। जो हमारी ट्रैफिक आ रही है, जो हमारी व्हीकल जा रही है उसकी स्पीड क्या है, किस टाइप की व्हीकल्स है, बाइक है, कार्स है, रिक्शा है, ऑटो रिक्शा है, ठीक है, पर्सनल कार, अलग टाइप से, मतलब कि हाई बसेस हैं, वो सब चीज़ यहाँ बात करती है। डायरेक्शन क्या है, कितनी आ रही है, कितनी जा रही है, ठीक है, वो भी हमारा ध्यान में देना होता है। ये हमारा ट्रैफिक का फैक्टर हो गया। अगला हमारा आता है इन्वायरमेंटल एंड इकोनॉमी की बात करें तो एन इन्वायरमेंटल इंक्लूड्स ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स एंड नेचुरल फोर्सेस, ठीक है। रोड डिजाइन शुड बी नॉट हार्म एंड इन्वायरमेंटल और रिड्यूस द क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो हमको रोड डिजाइन जब भी हम करें तो हमको यह ध्यान देना है कि किसी भी प्रकार के इन्वायरमेंटल को हार्म ना पहुंचाएं, नहीं क्वालिटी ऑफ लाइफ को हम रिड्यूस करें। मतलब कि हमारे पास ह्यूमन्स भी है, एनिमल्स भी हैं, ठीक है। अगर हम जंगल में जा रहे हैं, जंगल से लेके जाएंगे रोड को, या फिर जहाँ पेड़ पौधे ज़्यादा हैं, जहाँ बस्ती हैं, वहाँ से रोड को ले जाएंगे तो उनका जो इन्वायरमेंटल है वो अफेक्ट होगा, ठीक है। जो वहाँ पे रहने वाले लोग हैं वो भी अफेक्ट होंगे, तो इसको हमको ध्यान देना चाहिए। एट द सेम टाइम द डिजाइन शुड बी इकोनॉमिकल एंड विद इन द अप्रूव्ड बजट फॉर द कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस। इसको हमको बचाना भी है, ठीक है, इसको हमको बचाना भी है, और साथ में हमको ये भी ध्यान देना है कि हमारा सेम टाइम में हमारे पास जो डिजाइन हो वो भी ज़्यादा खर्चीला ना हो और प्रियोट हो, बजट के अंदर हो। मान लीजिए कंडीशन ऐसा भी हो सकता है, बताइएगा, ठीक है, रोड जा रहा था, यहाँ पे एक घनी बस्ती थी, ठीक है, और एक जंगल भी है, हमको रोड को ले जाना है। अब हम पेड़ को बचाएं, घनी बस्ती को बचाएं, ठीक है, ये भी हो सकता है। अगर हम पेड़ को बचाए, सॉरी घनी बस्ती को बचाए तो रोड को हमने घुमाया, ठीक है, रोड को हमने घुमाया, यहाँ पेड़ कट गए। घनी बस्ती को बचाए, सॉरी पेड़ को बचाना, यहाँ पे जंगल को बचाना चाहा तो यहाँ पे जो लोगों के घर थे वो चले गए। हमने दोनों को बचाना चाहा तो हमको यहाँ पे ओवरब्रिज देना पड़ा, ओवरब्रिज देंगे तो उसकी कॉस्ट अलग आएगी। तो तीनों केस हमारे पास है, लेकिन हम किसको चूज करते हैं तो यहाँ डिपेंड करता है वो कि हमारा जो बजट हो, बजट के अंदर हो और इकोनॉमिकल भी हो, और उसके साथ हमारा बैलेंस रखना चाहिए कि हमारा जो ह्यूमन एनिमल्स है, प्लांट्स है, नेचर प्रोसेस है, इनको ज्यादा हम अफेक्ट ना करें। द एस्थेटिक ब्यूटी ऑफ द सराउंडिंग शुड बी आल्सो प्रिजर्व्ड। अगर हम रोड है, हाईवे है, कुछ भी है, तो उसके अगल बगल की जो ब्यूटी है उसको हम यहाँ पे प्रिजर्व कर रखें, मतलब उसको बनाए रखें, उसको सुरक्षित रखें, उसको हम ज्यादा नुकसान ना पहुंचाएं। तो यहाँ पे ये भी ध्यान होता है। तो हमारे पास हमने क्या बात किया, कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमारे रोडवे डिजाइन को डिपेंड करते हैं। डिजाइन क्यों, हमारा क्या हो गया, इन्वायरमेंटल एंड इकोनॉमिक हो गया, ट्रैफिक हो गया, ठीक है, और हमारे यहाँ ड्राइवर परफॉर्मेंस हो गया, ड्राइवर परफॉर्मेंस हमने बात किया, साइकोलॉजिकल कैरेक्टर में, हियरिंग में और विजन की बात की हमने। फिर उस बात हमने की डिजाइन ऑफ व्हीकल्स की बात, व्हीकल डिजाइन की बात किया था, जहाँ पे हमने बात किया था
टर्निंग रेडियस कितना होगा, लेंथ कितना होगा, विड्थ कितना होगा, हाइट कितना होगा रोड का, और साथ में व्हीकल से लेकर के, ठीक है। डिजाइन व्हीकल की बात किया था, उसके पहले हमने बात किया था डिजाइन स्पीड को लेकर के, ठीक है। तो ये हमने टोपोग्राफी को लेकर के इतना हमने बात किया। आज के लेक्चर में हमने बात किया आईआरसी के सेक्शन 3 तक, ठीक है। आईआरसी के सेक्शन 3 तक हमने बात किया। मैं फिर आपको दिखा देता हूं कितना मैंने बात किया, आप परेशान मत होइएगा साथियों, मैं इसलिए सोच रहा हूं ना कि आपको पूरा बताता चलाऊं, ठीक है। उसको ले यहाँ पे देखिएगा, मैंने इतना बात किया। इंट्रोडक्शन कुछ था नहीं, क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन अर्बन रोड मैंने बता दिया था, फिर मैंने यहाँ बात किया 3 का, देखो टोपोग्राफिक, डिजाइन स्पीड और अदर फैक्टर, ये मैंने बताया। अगला जो टॉपिक आएगा आपका, अगला जो बताऊंगा फिर बताऊंगा क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट को लेकर के, सेक्शन 4 को लेकर के। इसी आईआरसी के साथ साथ आपका सिलेबस भी कवर होता चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। पूरा मैं आईआरसी के बेस पर ही बताऊंगा, आईआरसी जो आपका 73 है 2023 का जो लेटेस्ट रिवीजन है उस पर। यदि आप चाहते हो आप अदर सब्जेक्ट में भी एनरोल कर सकते हो, हमारे पास डिजाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर्स है, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग है आपका, ये आपका जितने भी है जीआईएस और रिमोट सेंसिंग, ये भी अदर सब्जेक्ट हैं आपके पास। हमारे आप जाइएगा यूनिक सीरीज का ऐप डाउनलोड करिएगा, वहां पे आपको सभी सब्जेक्ट की लिस्ट मिल जाएगी, आप कॉम्बो पैक भी ले सकते हो। अब आपके पास एक ऑफर भी है, आप 20% ऑफ हो सकता है आपके सब्जेक्ट पर। आपको करना क्या है, सिंपली आपको जाकर के सेव 20 वाला जो कूपन कोड है उसको आपको अप्लाई करना है, वहां पे आपको 20% प्राइस आपका ऑफ हो जाएगा और आराम से कोर्स में इनरोल कर लीजिएगा। यदि कोई क्वेरी आती है तो आप यहाँ पे हेल्पलाइन पे नीचे दिए गए नंबर पे यहाँ पे आप कनेक्ट कर सकते हो, हमको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हो, ताकि आपको पूरी तरह से हमारे पास सपोर्ट मिलता रहे, ठीक है। फिर मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।